हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के न्यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होगे, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होगे। तो चलिए हमारा जो लेक्चर है, हमारी जो वीडियो शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, करंट अपडेट डिस्कस करने वाले हैं इवनिंग के आपके। डेट क्या है, आप आज क्या डेट है आपकी 1 फरवरी, मतलब 1 फरवरी है 2023 की, पहली फरवरी है आज। तो इसमें इवनिंग के जो करंट अपडेट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। जो हमारे करंट अपडेट्स हैं या फिर करंट अफेयर्स आप बोल सकते हैं, इनको हम दिन में 2 बार डिस्कस करते हैं। एक होता है मॉर्निंग में जो सुबह 8 बजे आती है, एक होती है इवनिंग में जो शाम को 8 बजे आती है। तो ये आपकी शाम के 8 बजे वाली हम वीडियो जो है उसके इसमें डिस्कस करने वाले हैं। क्या है कि पहले हम इसको ऑनलाइन लाइव ही कर रहे थे, लेकिन अभी कुछ नेट की प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से हम इसको रिकॉर्ड करके डालते हैं तो थोड़ी बहुत लेट हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम ऑनलाइन आना शुरू करेंगे, मतलब लाइव आना शुरू करेंगे दोबारा से, तो ये सुबह को 8 बजे और शाम को 8 बजे आया करेगी वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, पहली न्यूज क्या है हमारी। पहली न्यूज है विजिट इंडिया ईयर 2023 कैंपेन। तो ये कैंपेन है जो लॉन्च की जा रही है ना, किसके द्वारा लॉन्च की जा रही है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, उसके द्वारा ये लॉन्च की जा रही है ना। कौन क्या लॉन्च की जा रही है, एक कैंपेन जो लॉन्च की जा रही है, विजिट इंडिया ईयर 2023 के। इंडिया ये जो 2023 ईयर है, 2023 जो साल है, इसमें इंडिया को आके आप लोग विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप लोग जो है अपने टूरिज्म मतलब घूमने आ सकते हैं, टूरिज्म का मतलब घूमने आ सकते हैं। तो देखिए अगर इसको शुरू करें तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया का जो टूरिज्म सेक्टर है कितना बड़ा है, मतलब कितने पैसे इंडिया जो है टूरिज्म सेक्टर से कमा लेता है। देखिए अगर 2018 के एस्टिमेट की बात करें, 2018 के एस्टिमेट की बात करें तो इंडिया ने कितना कमाया था, यूएस डॉलर की बात हो रही है, 250 बिलियन तक कमा लिया था, है ना। अप्रॉक्स आपका 250 बिलियन तक कमा लिया था, यूएस डॉलर की बात हो रही है, या फिर रुपये की बात नहीं हो रही, यूएस डॉलर की बात हो रही है। लेकिन जब कोविड-19 आया, कोविड-19 आपका आया, कोविड-19 क्या है, जो कोरोना वायरस आपका आया था, जो ये बीमारी आई थी कोरोना वायरस, जब ये आई तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो टूरिज्म बहुत तेजी से घट गया। क्योंकि देखिए टूरिज्म क्या होता है, जो आप जगह जगह पे नई नई जगह पे घूमना चाहते हैं, चाहे आप अपनी ही कंट्री में कहीं घूमने जा रहे हो या फिर कोई बाहर का टूरिस्ट आपके यहाँ घूमने आ रहा हो, ये टूरिज्म होता है ना, जो घूमने जाते हैं उससे जो कमाई होती है उसको बोलते हैं। लेकिन जब कोविड-19 हो गया तो कोई कहीं, जब इतने दिन तो लॉकडाउन लगा रहा था, अलग अलग कंट्रीज में लॉकडाउन लग रहा है, तो वो नहीं घूमने आ सकते। हमारी कंट्री में खुद में लॉकडाउन है तो हम लोग कहीं नहीं जा सकते, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। दूसरा डर था कि कोरोना फैलेगा, अगर हम कहीं घूमने गए, किसी इंसान को हो रहा है तो उससे कोरोना फैलता है, तो उसकी वजह से टूरिज्म नाम का भी टूरिज्म नहीं हो रहा था। तो जो टूरिज्म आपका 2019-20 में हुआ, वो कितना हुआ, 2019-20 में क्या हुआ आपका टूरिज्म हुआ हमारा $120 बिलियन, ठीक है, गिर के इतने तक आ गया 2020 तक। तो देखिए कितना डिफरेंस आ गया, 100 बिलियन से भी ऊपर का डिफरेंस आ गया। ये किस वजह से आया, ये आया आपका कोरोना वायरस की वजह से। कोरोना वायरस हमको 2020 में आया था, 2021 में भी रहा था, है ना, हमारे यहाँ 2021 में भी रहा था, जो दूसरी वेव आई थी। तो जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से ये सारा जो है आपका, ये जो आपके टूरिज्म के पैसे गिर रहे हैं, मतलब टूरिज्म जो है गिर रहा है धीरे धीरे, ये कोरोना वायरस की वजह से गिर रहा है। तो हमारा जो टूरिज्म है, जैसे अब कोरोना वायरस है तो अभी भी, लेकिन अब ऐसे नहीं है जैसे इस टाइम पे था, 2020 या 21 में था, इतना नहीं है अब, क्योंकि अब सब वैक्सीनेट भी हो गए, सबके यहाँ वैक्सीन लग चुकी है, सब लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो अब हम क्या कोशिश कर रहे हैं इस कैंपेन के थ्रू, ये जो कैंपेन है कि 2023 साल है ना, इसमें हम हमारा जो रिकॉर्ड है 2028 वाला सॉरी गाइस, तो ये जो 2028 वाला हमारा रिकॉर्ड है, इसको हम तोड़ के अब रिकॉर्ड हाई जो है अपना कमाई करें टूरिज्म सेक्टर से। तो इस वजह से इस स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है, ये जो आपकी विजिट इंडिया 2023। तो इसमें क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ये जो है इस स्कीम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बढ़ाने की कोशिश करेगा, ज्यादा से ज्यादा फैलाएगा, है ना, बहुत सारे कंसेशन ये सब करेगा। और एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने करने की कोशिश की, क्या की है, ये जो इनकी कैंपेन है ना हमारी, ये जो कैंपेन हो रही है विजिट इंडिया, इसको G20 से लिंक करना चाह है। G20 ग्रुप ऑफ 20, मैंने आपको क्या बहुत सारी चीजें बता दी। G20 से कोई भी चीज इंडिया में हो रही है ना, उसको G20 से लिंक किया जा रहा है, बार बार उसको G20 से लिंक किया जा रहा है। देखिए अभी इनमें से एक आध न्यूज और भी है जिसको G20 से लिंक किया जाएगा, थर्ड वाली न्यूज है इसको भी G20 से लिंक किया जाएगा। तो इनको G20 से क्यों लिंक किया जा रहा है, क्योंकि देखिए 2023 की G20 की मीटिंग भारत में होने वाली है, ये मैंने आपको कई बार बता दिया है। इसको आप टॉपिक को रट लो, एक पेपर ले लो, है ना, या फिर रजिस्टर में पेपर ले लो, उस पर G20 का लिख के सारा कुछ लिखो G20 का, मतलब जो अगर कोई अगला टॉपिक लिख रहे हैं तो 4-5 पेज छोड़ दो, कम से कम G20 4-5 पेज ले लेगा, आप कितना भी शॉर्ट लिख लो। तो क्योंकि इंडिया में होता है, जब बाहर होता है G20, इंडिया में नहीं होता, तो हम इस चीज पे फोकस करते हैं कि G20 जो है कहाँ हो रहा है, इससे पहले कहाँ हुआ था, अगली वाली मीटिंग कहाँ होगी, और क्या क्या इन्होंने बोला है, बस। लेकिन जब इस बार इंडिया में हो रहा है ना, जिस भी चीज से G20 लिंक किया जा रहा है,
पूरे साल G20 की मीटिंग चलती है। इंडिया जो आपकी G20 की मीटिंग चल रही है ना, जो G20 की मीटिंग चल रही है उसका एस्टिमेट क्या लगाया गया है, G20 की जो मीटिंग चल रही है 200 मीटिंग के आसपास चलेगी पूरे साल में। 200 मीटिंग चलेगी पूरे साल में, और 55 लोकेशन पे, मतलब 55 जगहों पे 200 मीटिंग होगी G20 की। समझ रहे आप? तो आप समझ रहे 55 जगहों पे घूमेंगे वो लोग जो भी यहाँ पे G20 की मीटिंग करने आ रहे हैं। यहाँ पे G20 में कौन कौन होते हैं? G20 में होते हैं जो दुनिया की टॉप 20 जीडीपी के वाइज कंट्री है, जो टॉप G20 कंट्रीज है, जो जीडीपी जिनकी सबसे ज्यादा है, टॉप कंट्री जो होती है वो इसमें आती है ना। तो दुनिया का 85% तक जो जीडीपी है ना वो G20 में आ जाता है, 85% तक। तो इसका मतलब पैसे वाली कंट्री है सारी की सारी, टॉप 20 में आती है। इतनी सारी कंट्री है, यूएन की बात कर ले तो वहां पे भी 192 193 कंपनी रजिस्टर्ड है ना। कंपनी नहीं, कंट्री रजिस्टर्ड है, जो ऑफिशियल मानता है यूएन। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। लेकिन जो G20 है इसमें तो टॉप की जो 20 कंट्री है वो ली जा रही है। टॉप की 20 का मतलब जीडीपी इनकी बहुत अच्छी होगी। तो दुनिया का 85% तक का जो जीडीपी रखती है ना वो टॉप 20 कंट्री रखती है। तो हम जब इन टॉप 20 कंट्री पे फोकस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो हम यहाँ से टूरिज्म जो है उसको बहुत ज्यादा अपने प्रमोट कर सकते हैं कंट्री की मदद से। जैसे कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, देखिए 55 जगहों पे मीटिंग होगी, अलग अलग डेलीगेट्स आएंगे, अलग अलग, कभी मीडिया वाले भी आएंगे, बहुत सारे इनके ऑफिशियल्स भी आएंगे, क्योंकि मीटिंग होंगी, अलग अलग मीटिंग होती है, अलग अलग ऑफिशियल्स की, सब आएंगे। फिर इनके लीडर भी आएंगे, लोग भी घूमने आएंगे, उनके साथ लोग भी आते हैं, उनकी फैमिलीज भी आएंगी, जो भी डेलीगेट्स आएंगे। तो वो जब हमारे यहाँ आए इन 55 लोकेशन पे, किसी और लोकेशन पे वो घूम रहे हैं, तो हमको ऐसी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करें, इंडिया की ऐसी इमेज बनाते कि जी बहुत सुंदर जगह है। वो जब अपने देश में वापस जाए ना, तो इंडिया के एम्बेसडर की तरह जाए। इंडिया के एम्बेसडर की मतलब वो खुद जाके वहां पे अपने गांव वहां पे जाए, आपका जो देश होगा वहां पे जाएं, तो खुद जाके इंडिया की तारीफ करेगी जी इंडिया इतना अच्छा था, ये चीज बहुत अच्छी थी, ये घूमने की जगह बहुत अच्छी है, ये खाने की चीज बहुत अच्छी है। ये सब चीज जो है जाके वो खुद प्रमोट करें, इंडिया की जो टूरिज्म सेक्टर है उसको खुद प्रमोट करें। और फिर जो लोग हैं उनके देश से यहाँ पे घूमने आए, इंडिया में कहाँ पे घूमने आए, इंडिया में आपको घूमने आए। और जब इंडिया में घूमने आएंगे तो इंडिया का टूरिज्म सेक्टर जो है इंक्रीज होगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो ये जो स्कीम है आपकी, ये जो है आपकी कैंपेन है, स्कीम नहीं कैंपेन जो है आपकी, कौन सी, विजिट इंडिया ईयर 2023, इसको G20 से लिंक किया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा जो ये स्कीम है, जो आपका कैंपेन है, इसको लॉन्च किया जा सके, और इंडिया का जो टूरिज्म सेक्टर है उसको ज्यादा से ज्यादा जो है बढ़ाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा उसको बड़ा किया जा सके, है ना। क्यों? क्योंकि G20 की मीटिंग इस बार इंडिया में हो रही है, तो बहुत सारी चीजें इंडिया से लिंक करें, तो इसी तरह इसको भी इंडिया से हम लोग लिंक कर रहे हैं। अब देखिए क्या जरूरत है, जो हमारा आपका टूरिज्म सेक्टर उसको बढ़ाने की क्या जरूरत है। देखिए अगर हम इंडिया की बात करें, ऊपर जम्मू कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक की बात करें, पूरा इंडिया जो है बहुत डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स का मतलब अलग अलग चीजें आपको अलग अलग जगह मिल जाएंगी। जैसे नॉर्थ में आपको ठंडी जगह मिलेंगी, फिर नॉर्थ मतलब ये जम्मू कश्मीर हिमाचल जो है यहाँ पे ठंडी जगह मिलेगी। फिर आप राजस्थान में चले जाओगे, रेगिस्तान भी आपको मिल जाएंगे। नीचे चले जाओगे आपको प्लेट्यू मिल जाएगा, जो पठार होता है वो मिल जाएगा। बीच में आ जाओगे जो गंगा वाला, जहाँ पे यूपी वगैरह बिहार वगैरह है, गंगा प्लेन जो है ये आपको प्लेन मिल जाएगा, है ना, जो मतलब जो नॉर्मल जगह होती है जहाँ पे खेती बाड़ी होती है। तो इंडिया में आपको सब तरह की चीज मिलेगी। फिर हर एक जगह पे लोग अलग अलग कल्चर होगा, हर किसी रिलीजन के लोग मिलेंगे, इतनी सारी लैंग्वेजेस है हमारे यहाँ, इतने तरह के खाने हैं हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ इतनी सारी चीजें हैं, तो इन सब चीजों को हम प्रमोट कर सकते हैं। इन सब चीजों को प्रमोट करेंगे तो लोग जो है हमारे यहाँ के बारे में जानेंगे, हमारे देश के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानेंगे। और जब हमारे देश के बारे में जानेंगे तो जब लोगों को नई नई चीजें होती है, फैसिनेट करती है ना, नई नई चीज जानने की उत्सुकता होती है, लोग कुछ चीज जान लेते हैं तो उत्सुकता होती है। तो इंडिया के पास में इतनी सारी चीजें, इतनी सारी जगह है, ये तो मैंने आपको जो बता दिया जो नेचुरल चीजें हैं, है ना। फिर और क्या है हमारे पास, इतने अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स भी हैं, है ना। ताजमहल वगैरह की बात कर लो, या फिर ताजमहल की बात कर लो, कुतुब मीनार की बात कर लो, या फिर नीचे चले जाओ साउथ में, इतने सुंदर सुंदर मंदिर हैं वहां पे, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, इतनी सारी चीजें हैं हमारे पे, है ना। तो हम जो है इन सबको प्रमोट कर सकते हैं। इन सबको जब हम इनको प्रमोट करेंगे तो क्या होगा, एक तो देखो हमको जो फायदा होगा, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर से हमारा बहुत ज्यादा पैसा आएगा। जब हमारा पैसा बहुत ज्यादा आएगा टूरिज्म सेक्टर से, तो पैसा तो आ गया, तो दूसरा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जब लोग हमारे यहाँ घूमने आएंगे तो इंडिया की वाहवाही होगी, हर जगह भारत की वाहवाही होगी, और भारत की सॉफ्ट पावर जो है वो बढ़ेगी। सॉफ्ट पावर कैसे क्या होता है, सॉफ्ट पावर होता है कि आपको किसी से अपनी बात मनवाने के लिए जबरदस्ती ना करनी पड़े। हार्ड पावर का मतलब आपको जबरदस्ती करनी पड़े, मिलिट्री का यूज करना पड़े, उसको प्रेशर करना पड़े, सैंक्शन लगाना पड़े, उसके ऊपर कुछ भी करना पड़े। लेकिन सॉफ्ट पावर क्या होता है, ऐसी सॉफ्ट पावर जो आपका जो आप कर रहे हो ना, उसको आगे वाली कंट्री मान ले आपकी बात को बिना किसी प्रेशर के। ये तो हमारा दोस्त है तो इसकी बात हम मान सकते हैं, इसमें ये अच्छा था इस वजह से हम इसकी बात मान सकते हैं। तो इंडिया के जो सॉफ्ट पावर है उसको बढ़ने का मौका मिलेगा, इंडिया के जो लोग हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा प्रमोट होंगे, इंडिया जो कंट्री है एज अ पूरी होल कंट्री हमारी प्रमोट होगी, ठीक है। तो इस वजह से ये जो कैंपेन है इसको लॉन्च किया गया है, और इसी वजह से हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है उसको लॉन्च करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से मतलब उसको बूस्ट करना बहुत जरूरी है। और ये जो G20 वाला स्टेप है ना, ये एक बूस्ट की तरह से इस्तेमाल होगा, है ना। जो भी हमारे
मॉन्यूमेंट्स अलग अलग उनको जो है रेनोवेट किया जाए, उनको पूरा ठीक किया जाए। फिर वहां पे इनको जो है G20 मीटिंग्स हैं, इनकी मीटिंग्स कराई जाए, अलग अलग डेलीगेट्स को किया। जैसे अभी कुछ दिन पहले G20 के जो शराफात थे, शराफात मैं आपको समझा चुका हूँ। ऐसे लोग होते हैं शराफात जो लीडर, कोई भी लीडर जो होता है ना, जो हेड होता है, जैसे हमारे के प्रधानमंत्री हैं, तो वो ना आए, या फिर कोई और लीडर, कोई फॉरेन मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर, ये सब उनकी मीटिंग हो, उसमें वो ना आए। और जो आपके शराफात है, जो अपॉइंट करते हैं एक आदमी को, वो वहां जाता है सारी मीटिंग अटेंड करके, और जिसको ब्रीफिंग देनी होती है, जिसकी मीटिंग होती है, डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग थी या फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग थी, उन सबको समझा देता है ये प्रोसेस है। तो जब मेन मीटिंग होगी तो आपको इन चीजों के बारे में बात करनी है। तो ये शराफात होते हैं। तो जो हमारे अभी यहाँ पे राजस्थान में, अभी राजस्थान में आपका जो उदयपुर है, उदयपुर में राजस्थान में अभी हुई थी, क्या हुई थी, शराफात की मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले। तो वहां पे हमने क्या किया, उनको अलग अलग जो हमारी मार्केट्स है, राजस्थान में बहुत सारी मार्केट्स है, उनमें घुमाया, है ना। अलग अलग हमारे यहाँ पे फोर्ट्स हैं, जो महल हैं वो है, उनमें उनको घुमाया। अपने हमारे यहाँ की जो और अच्छी चीजें, जैसे उनको यूपीआई के द्वारा शॉपिंग करनी बताई। यूपीआई मतलब जो फोन पे वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें यूपीआई यूज होता है ना। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। जो आपके फोन पे वगैरह, गूगल पे वगैरह, ये सब चलते हैं, किससे चलते हैं, जो आपके यूपीआई आई, ठीक है, सिस्टम नहीं, इंटरफेस। क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक ही बात है, सिस्टम या इंटरफेस। तो इंटरफेस है ये एक पूरा वो है जिसका हम यूज करते हैं। हम लोग तो नॉर्मली इसको यूज करते रहते हैं ना, उन लोगों ने तो नहीं यूज किया हमारे यहाँ पे कभी। तो वो लोग जो है हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो यूपीआई है ना, ये इतना बड़ा हो चुका है, पूरी दुनिया में इसकी वाहवाही होती है। क्योंकि हमारे यहाँ हर एक छोटी से छोटी टपरी पे लेके बड़े से बड़े मॉल में, बड़ी से बड़ी शॉप में, बड़े से बड़े शोरूम में ये है ना। आप हमारे के बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर से लेके छोटे छोटे बहुत गरीब गरीब भी लोग हैं, वो भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो यूपीआई है, हमारे जो फोन पे, गूगल पे वगैरह है, या फिर आपका पेटीएम है, ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन और देशों में ऐसा है नहीं। तो उन लोगों को हम, हमारी जो अच्छी टेक्नोलॉजी है इसके बारे में बताना, और भी बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिनमें भारत बहुत आगे है, बहुत सारी चीजों से। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, इसको भी प्रमोट कर सकता है। तो ऐसी ही सारी चीजें हम इसमें प्रमोट कर सकते हैं, और हमारी जो सॉफ्ट पावर है वो बढ़ती है ऐसी चीजों से। तो उसी में एक चीज हम क्या प्रमोट कर रहे हैं, उसी में हम एक चीज टूरिज्म जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया का जो टूरिज्म है, इंडिया की तो अलग अलग चीजें, उसको प्रमोट कर रहे हैं, है ना। जो हमारे अंदर पूरी डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को देखने हमारे यहाँ पे लोग आए, कि हम इतने भिन्न भिन्न लोग एक साथ रहते हैं, बिना किसी परेशानी के रहते हैं, ये सब देखने के लिए वो लोग आए। और ऐसी भिन्न भिन्न जगह है हमारे यहाँ पे, ऐसी ऐसी टोपोलॉजीज है। टोपोलॉजीज मतलब अलग, जैसे पहाड़ हो गए, फिर प्लेन हो गया, पठार हो गए, मतलब प्लेटिस हो गए, इधर आपका हो गया रेगिस्तान हो गया, फिर आपके अंडमान निकोबार द्वीप भी है हमारे पास, लक्षद्वीप द्वीप भी है ना। कोरल द्वीप्स होते हैं, ये कोरल द्वीप्स होते हैं, ये है आपके। तो ये सब चीजें जो है, इन सबको हम प्रमोट कर सकें, इस वजह से इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है, इसको G20 से लिंक किया गया है। ओके, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट न्यूज क्या है, नेक्स्ट न्यूज है आपकी हर घर ध्यान, हर घर ध्यान कैंपेन। तो ये हर घर ध्यान कैंपेन जो है, इसको लॉन्च किया जा रहा है, हर घर ध्यान कैंपेन। तो ये जो हर घर ध्यान कैंपेन है, इसको क्यों, कैसे लॉन्च किया जा रहा है, इसको क्यों लॉन्च किया जा रहा है, ये जो आपकी कैंपेन, ये जो कैंपेन है किस बारे में, पहले समझिए। तो ये क्या है कि हमारे यहाँ पे या किसी भी कंट्री में आप चले जाओ, जो मेंटल हेल्थ की परेशानी होती है ना, ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मेंटल हेल्थ की मतलब जो स्ट्रेस लेने लगते हैं लोग, उसकी वजह से थोड़ा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहने लगते हैं, बहुत सारी चीज समझ नहीं पाते। तो इसमें दिमाग की कोई थोड़ी सी परेशानी होती है, इसकी वजह से नहीं हो पाते। इसलिए पागल नहीं होते वो लोग, है ना। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ कैसा परसेप्शन है, हमारे यहाँ परसेप्शन कैसा है कि अगर किसी को दिमाग की कोई थोड़ी बहुत परेशानी हो गई है, तो क्या बोलते हैं, ये पागल हो गया, है ना। और इसी वजह से बहुत सारे लोग निकल के बाहर नहीं आते। परेशानी दिमाग में परेशानी होने का क्या मतलब है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो, बहुत ज्यादा डिप्रेस रहने लगे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें है आपके दिमाग को जो थोड़ा सा वो कर देती है, ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता हमारा दिमाग। तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो लोग हमको समझाते हैं, ये नहीं ऐसे करिए, आप इस चीज को गलत सोच रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ऐसे करते हैं ना, है ना। तो ये सब चीजें हैं, क्यों होती है, क्योंकि हम अपने दिमाग को फ्रेश कर सके, अपने दिमाग को दोबारा से जो है तैयार कर सके, दोबारा से काम करने के लिए, ठीक। क्योंकि हमारा दिमाग एक जगह पे स्टक हो जाता है, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिनकी वजह से हमारा दिमाग एक जगह पे स्टक हो जाता है, स्टेबल नहीं रह पाता। तो ये सब जो चीजें होती हैं, इन सब की वजह से दिमाग जो है थोड़ी सी परेशान हो जाता है, मेंटल इलनेस उसको बोलते हैं, ठीक है। दिमाग में थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है उसकी वजह से। लेकिन वो लोग पागल नहीं होते हैं जो हमारे यहाँ पे बोल देते हैं कि अगर किसी को दिमाग में थोड़ी बहुत कोई परेशानी हो गई, किसी को कोई दिमाग के डॉक्टर के पास चला गया, तो बोल देते हैं तो पागल है। ऐसा नहीं होता है। ये जो परसेप्शन है ना कि ये तो पागल है, ये वाला जो परसेप्शन है, इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग आगे निकल के नहीं आ पाते, तो उनको परेशानी है। देखिए आजकल तो क्या हो रहा है, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं जो बच्चे, 9th में पढ़ रहे हैं जो बच्चे, उनको भी इतनी सारी मेंटल इलनेस हो रही है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है बच्चों पे, क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया है, उसकी वजह से क्या है, पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है। माँ बाप जो है हमारे यहाँ पे इंडिया में, वो भी बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं बच्चों के ऊपर। इसीलिए तो कहा जाता है कि बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रेशर मत डालिए। क्यों?
टीचर जो है बच्चे को मारे ना, इसीलिए तो कहा जाता है, ये जो सरकार ने बोला हुआ है कि टीचर, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है टीचर जो है बच्चे को मारेंगे नहीं। क्यों? हमारे टाइम जब हम छोटे छोटे थे तो खूब मारते थे टीचर, लेकिन अब नहीं मारते। क्यों? क्योंकि देखिए आजकल के बच्चों के साथ क्या हो गया है, आजकल के बच्चे स्ट्रेस हो जाते हैं, है ना, थोड़ी टेंशन लेने लगते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो इस सब से बचने के लिए ये जो है आपका कैंपेन जो है चलाया जा रहा है। वो बच्चों में भी हो सकता है, वो बड़ों में भी हो सकता है, वो बिल्कुल ओल्ड एज जो होते हैं उनमें भी हो सकता है, किसी भी तरह प्रकार का स्ट्रेस है उस सब से लड़ने के लिए ये कैंपेन चलाया गया है। अब ये कैंपेन क्या होगा? हर घर ध्यान। देखिए ध्यान क्या होता है? ध्यान क्या होता है? हम बहुत सी जगह बोलते हैं कि ध्यान लगाओ, ऐसे बोलते हैं ना, ध्यान लगा के काम करो, ध्यान लगा के ये काम करो, ध्यान लगा के पढ़ो, है ना। तो क्या होता है ध्यान लगाना? बेसिकली क्या होता है, वो जो ध्यान लगा के पढ़ना होता है कि एक चीज पे फोकस करके ध्यान लगाओ, है ना, ध्यान एक चीज पे फोकस करके फिर पढ़ो, वो वाला ध्यान लगाना होता है, एक चीज पे फोकस करके उस काम को करो, ये होता है ना, इसको ध्यान लगा के इस काम को करो। ये वाला जो ध्यान है इसका क्या मतलब होता है? जो हम लोग मेडिटेशन करते हैं, है ना, जो हम लोग योगा वगैरह करते हैं तो उसमें वो नहीं करते कि भगवान का ध्यान कर रहे हैं, वो वाला जो ध्यान होता है ये उस वाले ध्यान की बात हो रही है। तो ये जो ध्यान है, ये जो मेडिटेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में ध्यान बोल देते हैं। तो जो ये ध्यान है ना, इसको प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, इसको प्रमोट कर रही है कि हर घर में जाके ये जो ध्यान है इसको हम प्रमोट करेंगे। चाहे हमको मेडिटेशन के थ्रू करना पड़े, चाहे हमको योगास के थ्रू करना पड़े, या कोई और टेक्निक यूज करनी पड़े। ये किस लिए? क्योंकि देखिए ध्यान जो है ना, ये जो मेडिटेशन एक चीज होती है, हमारे पूर्वजों ने जो हमको मेडिटेशन एक चीज दी है, जो हमको योगा एक चीज दी है, ये हमारे शरीर के लिए इतनी बेनिफिशियल चीज है, इतनी अच्छी चीज है ना। हालांकि हम लोग डेली बेसिस पे नहीं करते हैं, लेकिन आप एक बार 1 महीने तक करके देखिए, ये जो आपकी मेडिटेशन होती है, आपका दिमाग इतना फ्रेश हो जाएगा ना, आपको किसी चीज का स्ट्रेस नहीं आएगा बिल्कुल भी। 1 महीने करके देख लीजिए, 1 महीने नहीं, 20 दिन भी करके देख लीजिए लगातार, बिना किसी परेशानी के और बिना कुछ सोचे समझे इसको करिए, है ना। ये नहीं है कि दिमाग में टेंशन चल रही है फिर भी कर रहे हो। जब आप ध्यान लगाते हो तो ध्यान लगाने का मतलब है ध्यान लगा हुआ है कि आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, बस सोच रहे हो आसमान में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ये सोच के आपको काम करना है ना, आपके दिमाग में सब कुछ अच्छा चल रहा है। पर अगर मान लो आप बैठे तो ध्यान वाले पोज में हो, लेकिन दिमाग में आपके में चल रहा है, यार आज तो इतनी कम सैलरी है, इतने पैसे नहीं है, बच्चे का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, बच्चा है तो उसको पढ़ाई कैसे होगी, कल को पेपर शुरू है, परसों से बोर्ड शुरू है, ये सब आपके दिमाग में चल रहा है, तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। इसको ध्यान लगाना नहीं कहते। ध्यान लगाना होता है जब आप एक जगह शांति से बैठ के सारे स्ट्रेस अपने भूल जाओ, अपने दिमाग को बिल्कुल खाली छोड़ दो, बिल्कुल फ्रेश छोड़ दो अपने दिमाग को, कुछ भी उसको टेंशन ना दो, उसको ध्यान लगाना कहते हैं। जब आपका दिमाग को टेंशन नहीं लेगा और थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए, बस 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए शांत बैठ जाओ आप, आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा और आपको एक नई तरह की ऊर्जा आएगी आपकी बॉडी में, आपका जो दिमाग है आपकी एक पावर आएगी आपके दिमाग में जिससे वो काम करेगा, ठीक है। तो इसी चीज को प्रमोट करने के लिए जो ध्यान है, जो मेडिटेशन है, ये कैंपेन चलाया जा रहा है। ये कैंपेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है, इसी चीज को ध्यान रखते हुए। तो ये जो कैंपेन है इसमें क्या करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर किसके साथ मिलकर इसको काम को करेगी? ये मिलेगी आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। किसके साथ? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्लस आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, ये दो हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाउंडेशन को, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कौन है? ये तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है। ये एक फाउंडेशन है जो इसी चीज के ऊपर काम करती है, मेंटल इलनेस के ऊपर। तो ये जो है आपकी, ये जो आपकी है ना, ये जो आपकी आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, ये जो है बहुत सारे देशों में फैली हुई है, बहुत सारे देशों में। इसका काम यही है कि लोगों को जो मेंटल स्ट्रेस है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके, जो मेंटल इलनेस है उसको दिमाग से कैसे हटाएं, इन सब चीजों को जो है प्रमोट कर सके। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस के लिए काम करती है। नॉन प्रॉफिट कौन सी होती है ऑर्गेनाइजेशन? जो किसी कुछ कमाने के लिए नहीं करती, जिसको कोई फायदा नहीं होता। प्रॉफिट क्या होता है? अगर पैसे की टर्म में बोले, जो हमको फायदा हो रहा है पैसे के, इसमें हमने कोई बिजनेस शुरू किया, 10 रुपए हम लगा रहे हैं, 20 रुपए हम कमा रहे हैं, तो 10 रुपए का हमको प्रॉफिट हो रहा है, 10 रुपए का फायदा हो रहा है, ये प्रॉफिट होता है। किसी भी चीज में जब हमको कुछ चीज एक्स्ट्रा मिलती है, जो हम कमा रहे होते हैं, एक्स्ट्रा नहीं, जो हम कमा रहे होते हैं उसको प्रॉफिट बोलते हैं, उसको फायदा बोलते हैं। तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ये अपना कोई फायदा नहीं देख रही है, ये जो है लोगों के लिए काम कर रही है। जो ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स है, मतलब जो ह्यूमंस की, जो ह्यूमन आदमियों को बोलते हैं ना, जो लोग होते हैं उनको ह्यूमन बोलते हैं, आदमी औरत मतलब जो लोग होते हैं उनको ह्यूमन बोलते हैं। तो जो ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स है उनके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। तो ये दोनों मिलके आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और जो आपकी ये है आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, ये दोनों मिलकर इस कैंपेन को इन दोनों ने लॉन्च किया है, हर घर ध्यान कैंपेन। इसमें क्या करेंगे? हर घर ध्यान कैंपेन में इसका एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मॉडल है। क्या मॉडल है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मॉडल है जन भागीदारी मॉडल। क्या है? जन भागीदारी मॉडल।
जन भागीदारी मॉडल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मॉडल है जन भागीदारी मॉडल। इसमें क्या है, अगर आप नाम से समझने की कोशिश करें, जन मतलब लोग, भागीदारी क्या होता है, जब एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ होता है, और मॉडल है ना, तो उसको क्या किया जा रहा है, देखिए जो ये जो आपका होगा ना, इसमें जो टीचर होंगे, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, ये जो फाउंडेशन है आपकी आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, इसके टीचर जो है अलग अलग जगह जाया करेंगे। जो इसके ट्रेंड टीचर हैं, इन्होंने जब ये कुछ काम कर रहे हैं, ये वाला काम कर रहे हैं, तो ये मेडिटेशन के ऊपर जो इनके टीचर्स ने जो काम कर रहे हैं, मेडिटेशन के ऊपर जो इन्होंने ट्रेंड किए हुए हैं, ध्यान लगाने के ऊपर जो लोगों को समझाएंगे ध्यान कैसे लगाया जाता है, अपने दिमाग को कैसे साफ किया जाए, जो आपके दिमाग में ये जो स्ट्रेस है, प्रॉब्लम बहुत सारी चल रही है, उसको कैसे साफ किया जाए, कैसे कैसे, क्योंकि अगर आप अकेले बैठ जाओगे तो शायद आप ना कर पाओ, लेकिन जब आपको कोई मेंटोर होगा, आपको कोई बताएगा कैसे कैसे करना है, तो आप जल्दी कर पाओगे। मतलब कर तो आप अकेले में अकेले में भी कर पाओगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, है ना। लेकिन जब कोई आपको मेंटोर करेगा, आपको कोई टीचर बताएगा कैसे कैसे करना है, तो आपको पता चलेगा सब कुछ कैसे कैसे करना है। तो ये जो इसके टीचर होंगे आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के, ये जगह जगह जाएंगे, लोगों को सिखाएंगे कि देखिए ऐसे ऐसे आपको समझना है, ऐसे ऐसे अपने दिमाग को आपको शांति में लेके आना है, ऐसे ऐसे अपने दिमाग को आप शांत कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ध्यान लगा सकते हैं आप अपने दिमाग से। फिर योगा वगैरह सिखाएंगे वो टीचर। योगा जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है ना। ये तो ध्यान तो आप जो मेडिटेशन किया हो तो दिमाग के लिए हो गया, पर अपनी बॉडी जो हमारी हेल्दी होती है, बॉडी हमारी जो बॉडी हेल्दी होती है, तो हम जो है और एक्टिवली काम कर सकते हैं। जब हम और एक्टिवली काम कर पाते हैं तो जो हमारा दिमाग है वो भी फ्रेश हो और पूरे शरीर भी फ्रेश हो, तो जो आदमी होता है, जो मतलब आदमी है, जो भी कोई मनुष्य है, और अच्छे से काम सारा कुछ कर पाता है और कोई स्ट्रेस नहीं लेता है। ठीक है, तो योगा वगैरह हो गया, मेडिटेशन हो गया, है योगा हो गया, ये सब चीजें जो है, ये इस सब चीजों में जो इसके टीचर होंगे आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की, वो लोगों की मदद करेंगे। अब इसमें जन भागीदारी मॉडल कहां से आ गया, देखिए अब जो टीचर्स हैं, टीचर्स इसके कितने होंगे, मान लीजिए बहुत ज्यादा भी हो गए, 100 हो गए, 200 हो गए, है ना। इतना बड़ा देश है हमारा भारत, 100-200 लोग कहां तक कितने लोगों को समझा पाएंगे। तो क्या होगा कि ये जो टीचर्स हैं, ये अलग अलग जगह पे जाएंगे, ये लोगों को वहां पे सिखाएंगे। फिर वो लोग जो है इसको अपने साइड में किसी को, अपने घर के साइड में किसी को, और किसी को कहीं दूर जहां पे वो काम करते हैं वहां पे, है ना, ये सब चीज जो है उनको बताएंगे, उनको सिखाएंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो है जन जो है, जो लोग हैं, वो भागीदारी कर रहे हैं किसमें, जो ये इनका काम है, जो इनका एक कैंपेन लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, आउट ऑफ लिविंग फाउंडेशन का, जो ये आपका हर घर ध्यान वाला जो कैंपेन है, इसको ये लोग ज्वाइन करेंगे, इसके भागीदार बनेंगे, और लोग हैं लोग और लोगों की मदद करके इस प्रोजेक्ट, ये जो है इसके द्वारा काम किया जाएगा। ये जो आपका कैंपेन है, हर घर ध्यान जो कैंपेन है, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाएगा इन लोगों के द्वारा, और ज्यादा से ज्यादा जो है आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और जितने ज्यादा लोग इसमें इंक्लूड होंगे उतना ज्यादा है लोगों को फायदा होगा। इससे जितने ज्यादा लोग इसमें इंक्लूड होंगे उतने ज्यादा वो ध्यान करके फायदा उठा सकते हैं सारे कुछ का। इस वजह से ये जो है आपका, इसको जो है आपकी ये जन भागीदार जो मिशन मॉडल है, इसमें इंक्लूड किया गया है। देखिए जब आपका दिमाग बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत सारा स्ट्रेस वगैरह नहीं लोगे, तो आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो जाएगी। जो आपकी जो आप जीते हो, लाइफस्टाइल क्या कहते हैं, जो जीने का तरीका होता है, ये सुधर जाएगा। जो आपके आसपास लड़ाई वगैरह होती रहती है आपसे, मान लीजिए घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई टेंशन चल रही है, वो सब जो है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। जब आपका दिमाग फ्रेश होगा, आप अपने काम में ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगा सकते हो, अच्छे से काम कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो बहुत अच्छे से। तो ये सब जो है इसलिए इस कैंपेन को लॉन्च किया जा रहा है। और जो आपके दिमाग में स्ट्रेस वगैरह होगा, उससे जो आपके दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आएंगे, लेकिन जैसे कैसे ख्याल आते हैं, कोई मान लो कोई आदमी वो हो गया, स्ट्रेस हो गया, फिर डिप्रेस हो गया, कोई आदमी स्ट्रेस हो गया, बहुत सारा स्ट्रेस है या डिप्रेस हो गया बहुत ज्यादा, उसके बाद वो कैसे उल्टे सीधे ख्याल सोचता है कि सुसाइड कर लूं, या कोई ऐसी किसी चीज को, किसी और को परेशान करने लगता है ना। फिर दिमाग जो है फेलियर हो जाता है, बहुत सारी परेशानी हो जाती है। जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस आप दिमाग पे लगाओ तो और भी बहुत सारी बीमारी हो जाती है आपको। वो जो सब चीजें होती है ना, वो जो सब चीजें होती है, उन सब चीजों से बच के आप निकल सकते हो अगर आप ध्यान लगा के अच्छे से अपना काम करो। ये जो ध्यान, ये वाला जो मेडिटेशन वाला ध्यान है, इस ध्यान को जो है इसको लगाओ और अपने दिमाग को फ्रेश करो। इसी वजह से ये जो आपका कैंपेन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, ये और जो आपका आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन है, ये दोनों मिलकर ये जो प्रोग्राम है, इसको कैंपेन है, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। आशा है मेरे को आपको ऊपर की दोनों न्यूज बहुत अच्छे समझ में आ गई। मैंने पूरे डिटेल के साथ आपको समझाई ताकि आपको समझ में आए सारा कुछ। नेक्स्ट क्या है, रैम्प्ड मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम। रैम्पेंड, ये मैंने पिछला रैम्प्ड बोल दिया था, रैम्पेंड मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम। मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं पहले जानते हैं। देखिए मॉन्यूमेंट्स क्या होता है, मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है जो ये पुराने हमारे बिल्डिंग्स है ना, उनको मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। जैसे ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है, आपका लाल किला एक मॉन्यूमेंट है आपका, या फिर आपका कुतुब मीनार एक मॉन्यूमेंट्स है, या कोई बहुत पुराने मंदिर हैं जो बहुत पुराने जमाने के हैं, वो भी मॉन्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके। और मतलब ऐसे जो भी चीज होती है, ये सब मॉन्यूमेंट होते हैं ना। ये हिस्टोरिक चीजें होती हैं, जो इतने बड़े बड़े महल है हमारे राजस्थान में बने हुए हैं, या फिर कहीं और बड़े बड़े महल बने हुए हैं, ये सब भी मॉन्यूमेंट्स हैं। कहीं भी कुछ भी ऐसी चीज है ना जो बहुत हिस्टोरिक है, बहुत पुरानी है, उन सबको मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं। ठीक है,
तो इसमें क्या किया जाएगा, है ना। अब ये हमको जानना है रेवेम्पेंट का मतलब क्या होता है। रेवेम्पेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सही करना, संभालना उस चीज को, है ना। तो इस कैंपेन में क्या किया जा रहा है, इस कैंपेन के द्वारा क्या किया जाएगा, इस कैंपेन के द्वारा क्या किया जाएगा कि जो मॉन्यूमेंट्स है ना हमारे, मॉन्यूमेंट्स को प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसी के द्वारा दिया जा रहा है ना। ये यहाँ पे भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ही जो है वो इंक्लूडेड है। कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यहाँ पे इंक्लूडेड है। इसमें क्या हो रहा है कि जो ये मॉन्यूमेंट्स हैं ये प्राइवेट सेक्टर को दिए जा रहे हैं, किस लिए, सुधार करने के लिए। रेवेम्पेंट का मतलब क्या होता है, रेवेम्पेंट का मतलब क्या होता है, सुधार करना किस चीज में। तो ये जो मॉन्यूमेंट्स है करीबन 1000 के आसपास के मॉन्यूमेंट चुन लिए गए हैं जो हमारे इंडिया में 1000 के आसपास हैं, तो और भी बहुत सारे, लेकिन 1000 जो है अभी चुने गए फिलहाल के लिए। पहला जो फेज है इसका, फेज जो है पहला, मतलब जो पहली बार प्रक्रिया हो रही है उसमें 1000 चुने गए हैं जो अलग अलग आपके प्राइवेट सेक्टर कंपनी को दिए जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर कंपनी क्या होती है, तो ये दो तरह की होती है कंपनीज, पब्लिक सेक्टर कंपनी, प्राइवेट सेक्टर कंपनी। तो पब्लिक सेक्टर कौन सी होती है, जो जिनका गवर्नमेंट में जिनका स्टेक होता है, गवर्नमेंट जो उसमें भागीदारी होती है किसी भी कंपनी में, उसको पब्लिक सेक्टर कंपनी कहते हैं, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं होता, बिल्कुल इंडिपेंडेंट कंपनी होती है, उनको क्या बोलते हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। कोई नॉर्मल आदमी ने खोली होती है, उसका मालिक में नॉर्मल आदमी होता है, उसको प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में इंक्लूडेड है, पब्लिक नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को 1000 मॉन्यूमेंट जो है अलग अलग कंपनीज को दिए जाएंगे और उनको उनसे बोला जाएगा कि आपको इनके लिए काम करना है। क्या काम कर सकते हैं इनमें, इनको सुधारना है। सुधारने का मतलब है आप जो इनका स्ट्रक्चर है उसको सही करें, मतलब जैसे टूट टाट गया है, बहुत पुरानी है, उसको सही करें, उनको सुधारें, नई नई इसमें फैसिलिटी का इंक्लूड करें। जैसे क्या फैसिलिटी कर सकते हैं, और सारी शॉप्स यहाँ पे खुले और सारे लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा घूमने आए, वही ना, जैसे ऊपर हमको टूरिज्म बढ़ाना था, तो इनको किस लिए सुधारा जा रहा है, ताकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग घूमने आए, इसलिए तो सुधारा जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करो, चाहे पार्किंग की फैसिलिटी हो, किसी और चीज की फैसिलिटी हो, इस सब चीज की फैसिलिटी इनमें हो। फिर अलग अलग तरह के कल्चर प्रोग्राम, कल्चर डांसेज, इन सबको प्रमोट करो ताकि लोग उनको देखने आए कि यहाँ का कल्चर डांस क्या, कल्चर प्रोग्राम क्या है, उन सबको स्टार्ट करो। अलग अलग प्रकार की जो आपके हैंडीक्राफ्ट की शॉप होती है ऐसी लगा दो, या ऐसी कोई और चीज की शॉप होती है जो ऐसी कोई चीज है, ऐसी कोई कलाकृति है जो उस जगह पे फेमस है, जैसे राजस्थान में कुछ फेमस है तो उसके ऊपर उसको प्रमोट करो। जैसे अभी क्या हुआ था, मैंने आपको बताई थी ना G20 की, ये उदयपुर में एक वो हुई थी, उदयपुर में राजस्थान में एक मीटिंग हुई थी G20 की, जिसमें बहुत सारे शराफ आ जाए गए। तो उन्होंने क्या प्रमोट किया, जो आपके राजस्थान वाले लोग थे, उदयपुर वालों ने, उनके यहाँ एक पेंटिंग होती है। पेंटिंग क्या होती है, पानी के ऊपर पेंटिंग की जाती है। वो जो पेंटिंग पूरी बनाई जाती है कलर के द्वारा, जो पेंट आपका बनाया जा रहा है, जो भी चित्र बनाया जा रहा है वो पानी के ऊपर बनाया जाता है। तो उसको उन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया है ना, उनके यहाँ की वो चीज उसको प्रमोट कर रहे हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उसको देखें। लोग फैसिनेट भी होते हैं ना, लोग सोचते भी यार कैसे बनाते हैं इसमें पानी के ऊपर, तो लोग सीखने की कोशिश करते हैं, लोग और लोगों को जाके बताते हैं, फिर और लोग देखने आते हैं, विश्वास नहीं होता लोगों को, फिर देखने आते हैं। इसी तरह जो टूरिज्म प्रमोट हो जाता है, माउथ टू माउथ प्रमोट होता है जो आपका टूरिज्म होता है ना। क्योंकि अगर आपने एक बार किसी को अच्छा दिखा दिया कोई चीज और फिर वो जाके दूसरे को बताता है, फिर दूसरा देखने आएगा, उसको भी अच्छा लगा, वो किसी और को बताएगा, ऐसी करके प्रमोट होती है, पूरी चैन बन जाती है। ऐसी करके ऐसी जो है चीजें चलती है, जो भी कोई प्रमोशन किसी चीज का होता है वो ऐसे ही होता है। आपको बस स्टार्टिंग के जो कुछ लोग हैं उनको उनके दिमाग में डालना होगा बहुत अच्छी चीज है, उसके बाद प्रमोशन अपने आप होता चला जाता है ना। तो उसी तरह क्या है कि ऐसी चीज जो है, जो जहां पे आपके मॉन्यूमेंट्स है उसके आसपास, जहां जिस जगह के मॉन्यूमेंट्स है वहां के जो लोग हैं, जो कल्चर है वहां का, जो कल्चरल लोग हैं वहां के, और भी कोई ऐसी चीज है वहां पे जो भी आप प्रमोट कर सकते हैं, ऐसी सब चीजों को प्रमोट करो। और क्या बोला है गवर्नमेंट ने, स्पेशली बोला है कि लाइट एंड साउंड शो जो होते हैं उनको, उनकी फैसिलिटी करो। यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो क्या होते हैं, लाइट एंड साउंड शो होते हैं कि अलग अलग चीजें, जैसे कहानियां वगैरह, ऐसी चीजें जो है दिखाई जाती हैं लाइट से, लाइटिंग से सब कुछ चलता रहता है। जो चित्र बनते हैं वो लाइटिंग से बनते हैं और पीछे आवाज आती रहती है, इसको लाइट एंड साउंड कहते हैं। मतलब जो जो जिस चीज के चित्र चल रहे हैं, मूवी सी चलती है, पूरी चित्र जो बने हुए पूरी मूवी सी होती है वो। जैसे मान लो कई जगह पे रामायण दिखाई जाती है, जैसे अभी जब ये था आपका दिवाली थी, दिवाली थी, इसमें दिवाली पे जो है लाइट एंड शो हुआ था आपका, कहाँ पे हुआ था, जो अयोध्या है वहां पे लाइट एंड शो हुआ था आपका, लाइट एंड साउंड शो हुआ था। वहां पे क्या था, पूरी महाभारत को दिखाया गया था लाइटिंग के द्वारा, और पीछे से आवाज चल रही थी, है ना, आवाज बता रही थी क्या क्या हो रहा है। अब चाहे तो उसको कहीं पे उसकी वीडियो यूट्यूब गूगल पे डाल के देख सकते हैं कि लाइट एंड साउंड शो जो अयोध्या में हुआ था, ये कहीं भी हुआ था, होते रहते हैं इंडिया में लाइट एंड जो साउंड शो है, बहुत जगह दिखाई जाते हैं। अभी 26 जनवरी पे भी हुआ था, कई जगह लाइट एंड साउंड शो कई सारी स्टेट्स ने दिखाया था। तो उसी तरह के लाइट एंड साउंड शो जो है वो क्या किए जाएंगे कि उनको जो है ये जो मॉन्यूमेंट्स है इनमें इंस्टॉल करो, ताकि लोग जब घूमने आए, लोग जब देखने आए,
तो इन लाइट एंड साउंड शो जो है इनकी मदद से दिखाया जाए कि क्या हिस्ट्री है इंडिया की। ये जो मॉन्यूमेंट है, कोई भी मॉन्यूमेंट है, जैसे ताजमहल है तो इसकी क्या हिस्ट्री है ना, कोई मंदिर है तो इसकी क्या हिस्ट्री है, किसी राजा का राजस्थान का फोर्ट है उसकी क्या हिस्ट्री है, चित्तौड़ फोर्ट की क्या हिस्ट्री है, आगरा आगरा का जो वो है आपका आगरा का जो फोर्ट है उसकी क्या हिस्ट्री है, रेड फोर्ट है इसकी क्या हिस्ट्री है, तो बहुत सारी अलग अलग चीजें इंडिया में, इंडिया गेट है इसकी क्या हिस्ट्री है। तो ये सब चीजें है ना, इन सब की हिस्ट्री क्या क्या है, ये सब लाइट एंड शो के थ्रू लाइट एंड साउंड शो के थ्रू दिखा सके। तो लाइट एंड साउंड शो जो है स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशली क्या बोला है कि म्यूजियम्स खोलो, अलग अलग है ना, म्यूजियम से क्या होगा, जैसे कोई मॉन्यूमेंट है वहीं पे उसका म्यूजियम खोलो, उसमें बताओ कि जब ये जमाने में जिस जमाने में बना था इस राजा का यहाँ पे राज था, उस राजा की पोर्ट्रेट लगाओ, है ना, पोर्ट्रेट मतलब मूर्ति वगैरह लगाओ या फोटो वगैरह लगाओ वहां पे, है ना, ताकि लोग उसको देखने आए, उस राजा से रिलेटेड कोई भी चीज है वो वहां पे रखो। म्यूजियम में क्या होता है, जिस चीज का म्यूजियम होता है उससे रिलेटेड जो भी चीज होती है, जैसे साइंस म्यूजियम होता है, हिस्टोरिकल म्यूजियम होता है, ऐसे अलग अलग म्यूजियम होते हैं, तो उस चीज से जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो भी चीज होती है वो वहां पे रखी होती है ना। जैसे मान लो आपका हिस्टोरिकल वो है कोई म्यूजियम, कोई हिस्टोरिक म्यूजियम है, उसमें मान लीजिए आपको मिडेवल टाइम की चीजें दिखानी है, तो क्या दिखाएंगे, जो मिडेवल टाइम में हमारे यहाँ अलग अलग जो आर्किटेक्चर थे वो सब दिखाएंगे, है ना, अलग अलग आर्किटेक्चर थे, उनको कैसे कैसे बना, उनकी हिस्ट्री लिखी होगी, उनके बारे में सब कुछ लिखा होगा, उनके फोटो लगे होंगे, है ना, उस टाइम पे कैसे सिक्के चलते थे इस चीज के होंगे, क्या क्या जो पॉलिसी चलती थी ये होंगे, कौन कौन राजा थे, किस किसका राज हुआ था, ये सब चीजें होंगी उस टाइम पे, है ना, पूरे महल जो म्यूजियम होगा उसमें दिखाए जाएंगे। उसी तरह ये जो मॉन्यूमेंट्स है आप जिनके ऊपर भी आपका राज मतलब जो मॉन्यूमेंट आपको मिला है उसको आप जिसको रेनोवेट कर रहे हो, जिसके ऊपर काम कर रहे हो, जिसका जो स्ट्रक्चर है उस पर काम कर रहे हो आप, वहां पे म्यूजियम्स खोलोगे तो जो फोर्ट है, जैसे मान लो कोई फोर्ट आपको मिला है तो उस फोर्ट से रिलेटेड क्या हिस्ट्री है, इसमें क्या क्या काम हुआ था, जो राजा था उसने क्या क्या यूज किया था, कैसे साम्राज्य इसका था, कौन से सिक्के इसके यहाँ चलते थे, क्या होता था, लोग कैसे थे, ये सब जो है सारा कुछ उस म्यूजियम में दिखाओ, कौन सी तलवार यूज करता था, कहाँ सोने का बेड होता है, मतलब सोते हैं वाला जो बेड होता है वो कैसा था, कपड़े कैसा पहनता था, महारानी कौन कौन थी, कैसी कैसी महारानी थी, क्या उनकी ज्वेलरी होती है वो कैसी कैसी थी, ये सब चीजें म्यूजियम में लगाई जाती हैं। तो उसी तरह पे अलग अलग म्यूजियम्स बनाओ, है ना, लाइट एंड शो करके करो, लाइट एंड शो वाले म्यूजियम बनाओ, इससे क्या होगा कि ये जो मॉन्यूमेंट्स आपके प्रमोट होंगे, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है घूमने आएंगे, जब जितनी अच्छी फैसिलिटी उनको मिलेंगी उतने ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे घूमने आएंगे। फिर इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने G20 से भी लिंक कर दिया है, जैसे इस वाली स्कीम को G20 से लिंक किया था प्रमोट करने के लिए, उसी तरह यहाँ पे भी ये जो G20 के मेंबर्स हैं ये जो है हमारे देश के एम्बेसडर की तरह काम करेंगे, हमारे देश को प्रमोट करेंगे। जब ये यहाँ पे देखेंगे कि इतना अच्छा लाइटिंग शो दिखाया जाता है, इतना सब कुछ बताया जाता है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज है, ये शॉप्स है यहाँ पे, ऐसे ऐसे सब कुछ हो रहा है, तो सारा कुछ वो देखेंगे तो अपने यहाँ जाके बताएंगे, अपने लोगों को बताएंगे, अपने यहाँ भी रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। रेप्लिकेट मतलब उसको अपने यहाँ जो उनके यहाँ खुद के म्यूजियम वो होंगे, आपके मॉन्यूमेंट्स होंगे, उनको भी ऐसे करने की कोशिश करेंगे। ये सब जो चीजें हैं इन सबसे प्रमोशन होगा, इंडिया का टूरिज्म बढ़ेगा, और जो मॉन्यूमेंट्स है इनकी भी लोग इनके बारे में जान पाएंगे, क्योंकि अभी इंडिया के बारे में लोग कितना जानते हैं, बाहर के लोगों की बात कर रहा हूँ, बस दो चार चीज जानते हैं, या तो जान लेंगे ताजमहल जान लेते हैं, दिल्ली में दो चार चीजें उनके बारे में जान लेते हैं, आगरा में ताजमहल, और कहाँ बस, और कहीं नहीं, वाराणसी वगैरह चले जाते हैं, यही जानते हैं नॉर्थ की चीज। साउथ के बारे में तो कोई बहुत ज्यादा जानता ही है, साउथ में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, इतनी अच्छी अच्छी बीचेस हैं, इतने अच्छा इतना बड़ा कल्चर है हमारा साउथ का, इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी स्टेट है साउथ में, उनमें अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग टोपोलॉजी है हमारी वहाँ की साउथ की, इतने सारे मंदिर वगैरह है, इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, है ना, राम सेतु है साउथ में आपका, तो इन सब चीजों को भी तो प्रमोट करना है, इन सब चीजों को भी तो प्रमोशन बढ़ाना है। जैसे अगर मैं गोल्डन ट्रायंगल की बात करूं, इंडिया में गोल्डन ट्रायंगल की बात करूं, एक टूरिज्म स्पॉट है हमारे यहाँ पे जिसको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। क्या किस चीज को गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं, देखिए गोल्डन ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जैसे हमारा मैप है, ये मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी ये इंडिया का मैप है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, इंडिया का मैप है, जो हमारा देश है भारत, ये इसका मैप है मान लीजिए, है ना, थोड़ा रफ बन गया है मैप, है ना, थोड़ा रफ सा बना है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप इससे भी समझ जाओगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो हमारे देश की राजधानी यहाँ है दिल्ली, मान लीजिए ये दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली यहाँ पे है, आगरा यहाँ पे है ना, और यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका राजस्थान है, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल बन गया ना, ये ट्रायंगल बन गया है, त्रिभुज कहते हैं ना ट्रायंगल को हिंदी में, त्रिभुज, तो ये त्रिभुज बन गया जिसकी तीन भुजाएं होती हैं, तो ये जो है इस ट्रायंगल को जो बोलते हैं इसको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। इसको गोल्डन ट्रायंगल क्यों बोलते हैं, कि जो भी विदेश से लोग घूमने आते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा लोग वो इसी जगह पे घूमना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको इन चीजों के बारे में पता है, आगरा में ताजमहल के बारे में पता है, दिल्ली में तो बहुत सारे फोर्ट वगैरह हैं, जो ये सब इन सब के बारे में पता है, हुमायूं फोर्ट वगैरह है, और जो पुराना किला है, नया किला है जो आपका रेड फोर्ट है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, इंडिया गेट है, इन सब के बारे में पता है। और राजस्थान में जो आपके वो बड़े बड़े राजाओं वाले फोर्ट है, जो राजपूत के फोर्ट्स हैं, और जो फोर्ट्स हैं जैसे चित्तौड़ का फोर्ट हो गया, या फिर उदयपुर में बहुत सारे फोर्ट्स हैं, राजस्थान में हवा महल हो गया, जो आपका हवा महल है वो हो गया, ऐसे जो बहुत सारे फोर्ट्स हैं उनके बारे में पता है। तो जो कोई भी बाहर से आता है वो लोग क्या सोचते हैं
कि इंडिया में यही सारी चीजें घूमने की, यहीं आओ गोल्डन ट्रायंगल में घूमो और घूम के निकल लो अपना। इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग घूमते हैं तो यहाँ पे फैसिलिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा बना हुआ है ना, एक से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट भी बहुत सारा है। पर ऐसी भी बहुत सारी जगह इंडिया में जो ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं है, उस ट्रांसपोर्ट को भी प्रमोट करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो जो प्राइवेट कंपनीज को देंगे, जब इनको मॉन्यूमेंट को दिया जाएगा तो उस मॉन्यूमेंट तक पहुंचने का भी रास्ता जो होगा, पूरी फैसिलिटी जो होगी वो भी तो ये प्रोवाइड करेंगे, वो भी इन्हीं को करनी है। तो ये सब जो है इससे क्या होगा, ये तो हमारे प्रमोट हो रहे हैं जो चीजें, जब लोग आते हैं घूमने तो देखते हैं, देखते इतनी सुंदर सुंदर दिल्ली में चीजें हैं, मुंबई का जो आपका आगरा का ताजमहल है, राजस्थान के इतने बड़े बड़े फोर्ट्स हैं, जो इतने बड़े महल, उनको देख के खुश होते हैं, बताते हैं, जब तो लोग देखने आ रहे हैं, जब तो यहाँ पे लोग आ रहे हैं। लेकिन और जो इतनी पूरा भारत पड़ा है, ये तो बहुत छोटा सा एरिया है भारत का, और इतना बड़ा जो भारत पड़ा है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ है हमारा, इधर गुजरात वगैरह है, ऊपर जम्मू कश्मीर है, ये सब तो ये सब भी तो सेंट्रल इंडिया है, जो मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है, इधर मुंबई है, इधर आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, ये सब भी तो दिखाना है ना, ये सब भी तो हमको प्रमोट करना है, इस सब के बारे में भी तो बताना है। तो इसी वजह से ये सब काम हो रहे हैं। ये जो आपकी कैंपेन लॉन्च हुई है ऊपर वाली, विजिट इंडिया ईयर 2023, ये जो आपकी मॉन्यूमेंट्स की जो है मॉन्यूमेंट्स को चेंज किया जा रहा है, उनको सुधार किया जा रहा है, उनको अच्छा किया जा रहा है, उनकी फैसिलिटीज को बढ़ाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को सही किया जा रहा है। ये किस लिए किया जा रहा है, ताकि जो आपका टूरिज्म सेक्टर है उसको प्रमोट कर सके। और हमारे पास बहुत अच्छी फैसिलिटी है इस टाइम पे, बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फैसिलिटी नहीं अपॉर्चुनिटी है। किस चीज की अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटी मतलब मौका है। क्या मौका है? क्योंकि हमारे यहाँ पे होने वाली है G20 की मीटिंग 2023 में, तो ये लोग जो है हमारे यहाँ वैसे भी घूमने आ ही रहे हैं, जो लोग है ना, मीटिंग्स की वजह से ही आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। देखिए अंदाजा लगाया गया, एस्टिमेट लगाया गया है 1 लाख जो है, 1 लाख के आसपास फॉरेन लीडर वगैरह, डेलीगेट्स वगैरह, या किसी कंपनी का कोई जो फॉरेन में है, या कोई मीडिया हाउस, इन सबको मिला लो, पूरे विदेश से जितने भी 20 कंट्री हैं, 1 लाख के आसपास आदमी आएगा। इस चीज का एस्टिमेट लगा दिया गया है। पूरे साल में, मैंने आपको क्या बताया, पूरे साल में 200 मीटिंग होंगी जो 55 जगहों पे होंगी, तो 55 जगहों पे ये लोग घूम रहे होंगे, है ना। 55 जहां मीटिंग होगी वहां मीडिया वाले जरूर जाएंगे, जो डेलीगेट्स होंगे वो जरूर जाएंगे, जो भी लीडर होगा वो जा रहा होगा, जो शराफा होगा वो जा रहा होगा, ये सब जाएंगे। तो हमको, हमारे पास इतना अच्छा मौका है, अगर हम इन सबको सब चीजें दिखा सकें, जैसे अलग अलग जा रहे हैं, जैसे राजस्थान का मैंने एग्जांपल दिया, उदयपुर में मीटिंग हुई थी, वहीं जयपुर वगैरह भी घुमा सकते हैं, आसपास की चीजें घुमा सकते हैं। वहीं जो एक मीटिंग होनी है यहाँ होनी है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर दिखा सकते हैं, है ना, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, जम्मू कश्मीर में इंडिया ने बहुत गलत कर रखा है, 370 आर्टिकल हटा दिया, है ना, वहां के लोगों को जुल्म हो रहा है, जो पाकिस्तान का परसेप्शन है वो बताता है पाकिस्तान, है ना, और यहाँ पे लोगों को परेशान किया जा रहा है, फिर कुछ भी जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इतने सुंदर वादियां, इतना डल झील है, और बहुत सारी झीलें हैं, लद्दाख इतनी सुंदर जगह है, कश्मीर की सुंदर जगह, इस सब चीजों को हम दिखा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। जितने ज्यादा लोग जम्मू कश्मीर में आएंगे उतना यहाँ पे टेररिज्म कम फैला पाएगा पाकिस्तान, क्योंकि बाहर के लोग आएंगे तो टेररिज्म फैलेगा नहीं, और जितने लोग आएंगे वो लोग जाके बताएंगे कि कश्मीर तो बहुत अच्छा सुंदर है, इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता, तो कर रखा, तो हमारी गवर्नमेंट की सॉफ्ट पावर वो भी बढ़ेगी, जो हमारी गवर्नमेंट के बारे में लोग उल्टा सीधा सोचते हैं वो भी सोचना बंद करेंगे, और कश्मीर को भी इसका फायदा होगा, क्योंकि जो लोग टूरिज्म के लिए घूमने आएंगे कश्मीर में, जो लोग घूमने आएंगे कश्मीर में, वो पैसा भी तो कश्मीर में ही खर्च करेंगे ना, तो वहां से वो वहां के लोकल पीपल, उनको फायदा होगा, है ना, वहां खाना खाएंगे, वहां पर रहेंगे, वहां से सामान खरीदेंगे, तो कश्मीर में करेंगे तो वहां पे उनको फायदा मिलेगा इस सब चीज का। तो इसीलिए टूरिज्म जो है बहुत सारी चीजों से लिंक होता है, इसलिए टूरिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस टाइम पे हमारे पास बहुत अच्छा मौका है G20 मीटिंग की वजह से, इसीलिए हम इसको G20 मीटिंग से लिंक कर रहे हैं, ताकि G20 मीटिंग का हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? ये जो 3 है आपके ऊपर वाली, ये तीनों आपकी नेशनल न्यूज थी, मतलब हमारे देश के अंदर की न्यूज थी। पहली मैंने आपको जो बताई थी, विजिट इंडिया ईयर 2023, एक कैंपेन लॉन्च किया गया है ना, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। फिर मैंने आपको सारा कुछ इसमें समझा दिया था, कोविड-19 की वजह से हमारा टूरिज्म कैसे गिर गया था, पहले कैसा था, फिर G20 का क्या फायदा उठा सकते हैं, सब मैंने आपको समझाया। दूसरा मैंने क्या बताया, हर घर ध्यान कैंपेन जो है, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का कोलैबोरेट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कोलैबोरेट किया, किसके साथ किया है? आर्ट ऑफ लाइफ फाउंडेशन के साथ, और फिर ये दोनों मिलके ये जो है आपका जन भागीदारी मिशन मॉडल, जन भागीदारी मॉडल, इसके साथ इसकी जो प्रोसीजर था उसके हिसाब से ये जो सारा है, मेडिटेशन था, योगा वगैरह, इस सबको प्रमोट कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ जो है, मेंटल इलनेस जो है उसको, मतलब मेंटल हेल्थ जो है उसको मजबूत करने के लिए, मेंटल इलनेस को घटाने के लिए। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया? नेक्स्ट मैंने बताया जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ये मित्रा स्कीम जो है, इसके अंदर मॉन्यूमेंट्स को जो है वो सही किया जाएगा, इनमें सुधार किया जाएगा, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास शॉप्स वगैरह इनमें और ज्यादा लगे, ज्यादा से ज्यादा लोग घूमने आए, लाइट एंड साउंड शो लगाए जाएंगे, अलग अलग चीजें, इसको प्रमोट किया जाएगा। फिर मैंने आपको इसको G20 से लिंक करके बता दिया, इस वाले को भी G20 से लिंक करके बता दिया, है ना, सारी चीजें मैंने इसमें आपको समझा दी। ओके, फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी? नेक्स्ट न्यूज है IMF $4.7 बिलियन सपोर्ट प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान, तो सॉरी बांग्लादेश, तो IMF एस लगेगा यहाँ पे, मतलब IMF का, है ना, एस का मतलब हो गया का हो जाता है ना, तो IMF $4.7 बिलियन
सपोर्ट प्रोग्राम फॉर बांग्लादेश। तो ये जो डॉलर है यूएस डॉलर की बात हो रही है, यूएसडी मतलब यूएस डॉलर, ठीक है ना, यूएस डॉलर की बात हो रही है। तो जो आपका आईएमएफ, आईएमएफ क्या है आपका, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आईएमएफ क्या होता है, ये जो है इसका काम क्या है, मॉनेटरी फंड है, फंड है या बैंक बोल सकते हो, ऐसा ही बैंक की तरह काम करता है। किसी कंट्री को अगर जरूरत है पैसे की ना, तो इस कंट्री को पैसे देता है, लेकिन अपनी शर्तों पे पैसे देता है। ऐसा नहीं होता कि आप मांगने गए लोन और आपको उसने तुरंत दे दिया, पूछा भी नहीं क्यों चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसका देने का तरीका क्या है, कि आपको लोन तो देगा, लेकिन आपके यहाँ जो भी कमी चल रही होगी उस सबको पहले मॉनिटर करेगा, देखेगा क्या क्या आपके यहाँ कमी चल रही है, क्या परेशानी कर रहे हो, जो आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है, अपने देश में आप नहीं कमा पा रहे हो, सब ऐसी क्या परेशानी हो रही है, देखेगा, फिर आपको रिकमेंडेशन देगा कि ये जो है आप ऐसे इसको बंद करो, इस चीज को सही करो, इस चीज को गलत, ये गलत हो रही है इसको हटाओ, ये सब चीज आपको रिकमेंडेशन देगा। फिर आपको उसके ऊपर काम करना होगा, दिखाना होगा, तभी कोई फायदा है इसके लोन का, वरना एक बार देने के बाद सीरियस पूछेगा नहीं आपसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आईएमएफ का काम है। जो आईएमएफ है ना, मैंने इसके बारे में बहुत डिटेलिंग से पढ़ा रखा है। आपको कहां पे पढ़ा रखा है, ये जो मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र है आपका यूट्यूब चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल, इसमें प्लेलिस्ट है एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के नाम बारे में, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, उसमें मैंने बहुत सारी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रखा है, और वो अभी कंटिन्यू चल रही है। अभी कुछ दिन से उसमें वीडियो लगातार नहीं आ पा रही है, थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो अभी कंटिन्यू चलेगी। अब इसमें जो है अगले जो हफ्ते नेक्स्ट वीक से इसकी, जैसे हम ऑनलाइन लेक्चर शुरू मतलब लाइव लेक्चर शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी रिकॉर्ड करके डालना पड़ता है, इसलिए परेशानी हो जाती है, थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। लेकिन जैसे हम लाइव लेक्चर करने लगेंगे ना, ये करंट अफेयर्स के है ना, करंट अपडेट्स के, और बाकी भी सारे लेक्चर, जैसे नेट की परेशानी सॉल्व होगी, बाकी भी सारे लेक्चर हम लाइव करने लगेंगे। जैसे ही लाइव करने लगेंगे, टाइम हमारे पास बचेगा, उसके बाद हम वो जो लेक्चर से दोबारा से डालने शुरू, मतलब दोबारा से वो जो आपकी वो पूरी चल रही है, आपकी वो वीडियो चल रही है, पूरी जो प्लेलिस्ट चल रही है, इसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तो उसकी शायद लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी ना, अभी 4-5 दिन पहले बनाई थी लास्ट वीडियो, तो वो शायद आईएमएफ की है, मुझे याद नहीं है लास्ट मैंने किसके ऊपर बनाई थी, पर आई एम कंफर्म 95% शायद मैंने आईएमएफ की बनाई थी। तो आपको आईएमएफ के बारे में, मतलब मैंने आईएमएफ की बना दी है कुल मिला के, आप सीधे जाकर वहां पर सर्च कर सकते हैं आईएमएफ की वीडियो, और आपको प्लेलिस्ट में, आप हमारे चैनल में जाएंगे मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, और वहां पर जाके आप वर्ल्ड प्लेलिस्ट में जाकर, प्लेलिस्ट में जो वर्ल्ड अफेयर्स के नाम से, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, अफेयर नहीं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी आपकी, उसमें आप आईएमएफ की वीडियो खोजिए, आप आईएमएफ की वीडियो ढूंढ के और उसको पढ़ सकते हैं वहां पे, जो भी आपको आईएमएफ के बारे में समझना है। क्योंकि अगर मैं यहाँ बताने लग जाऊँ, आईएमएफ जो है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत कुछ होता है इसके बारे में जानने के लिए, यहाँ बताने लग गया तो वीडियो पता नहीं कितनी लंबी हो जाएगी। क्योंकि वो वीडियो जो मैंने खाली आईएमएफ के ऊपर बनाई है ना, वो हिमसेल कम से कम 50 मिनट के आसपास की है। तो अभी मैं आपको आईएमएफ के बारे में बताने लगूं, कितना भी शॉर्ट कर लूं, 25 मिनट तो हो ही जाएंगे। अभी भी वीडियो कुछ भी नहीं, तो आपकी 35 से 40 मिनट की हो गई होगी। ये जो ऊपर की 3 न्यूज है, तो ये न्यूज भी तो कवर करनी है, नीचे वाली इतनी लंबी वीडियो कैसे देखोगे आप। तो इस वजह से मैं आपको आईएमएफ का थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया, आईएमएफ के बारे में आप वहां जाकर समझ सकते हैं। जो वीडियो मैंने आपको बता दी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के प्लेलिस्ट में। चलिए शुरू करते हैं। तो आईएमएफ ने क्या किया है, जो आपका बांग्लादेश है, इसको पैसे दिए, इसको लोन दिया है, कितने का, $4.7 बिलियन का। अब बांग्लादेश को लोन की क्या जरूरत आन पड़ी, क्योंकि देखिए हालत किसकी खराब चल रही है। हम इंडिया की चारों तरफ की बात करें, जैसे इंडिया का मैप, ये इंडिया का मैप है, बांग्लादेश यहाँ पे आता है, ये आता है आपको बांग्लादेश, ये मान लीजिए बांग्लादेश हो गया आपका, है ना। श्रीलंका यहाँ पे आता है, तो ये श्रीलंका हो गया। नेपाल आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये नेपाल हो गया। ये आपका नेपाल हो गया, ये आपका भूटान हो गया, है ना, ये भूटान हो गया, BH भूटान, N फॉर नेपाल, S फॉर श्रीलंका, और ये आपका यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, ये आपका पाकिस्तान हो गया, है ना। तो अब परेशानी हमारे यहाँ किसको चल रही है, पैसे की सबसे ज्यादा परेशानी। आपने श्रीलंका के बारे में सुन लिया, इसको परेशानी चल रही होगी, इसमें इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है। पाकिस्तान के बारे में आपने सुन लिया, लेकिन बांग्लादेश के बारे में आपने नहीं सुना होगा अभी तक कि इसमें परेशानी आ रही है। बल्कि बांग्लादेश के बारे में तो हम ये अच्छी न्यूज सुन रहे हैं कि ये इंडिया की जो है उससे जीडीपी वो वाली जीडीपी नहीं, जो पर कैपिटा वाली जीडीपी है। पर कैपिटा मतलब क्या होता है, जो मतलब कुछ एरिया के अंदर एक आदमी जितना पैसा कमाता है उसके हिसाब से निकलती है। तो उसके हिसाब से जो है आपका बांग्लादेश हमसे आगे निकलता जा रहा है ना। ये इसकी भी न्यूज आई थी अभी कुछ 1-1.5 साल पहले, 1-1.5 साल 2 पहले। तो इंडिया जो बांग्लादेश है इसके बारे में तो अच्छी न्यूज आ रही है, फिर इसको पैसे की क्या जरूरत आन पड़ी है। देखिए क्या हुआ है, कोविड-19 सबसे बड़ा कारण, किसी भी देश की इकोनॉमी गिरी है, कोविड-19 सबसे बड़ा कारण क्या है, कोविड-19 बोल दीजिए, कोरोना वायरस बोल दीजिए, कोविड-19 यहाँ पे लिख देता हूं। दूसरी परेशानी क्या है, रशिया यूक्रेन वॉर, जो आपकी रशिया यूक्रेन वॉर है, ये और भी बड़ी परेशानी है। तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी परेशानी, ये जो दोनों परेशानी है,
इनकी वजह से जो इकोनॉमिक कंट्रीज की गिर रही है ना, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्यों? देखिए कोविड-19 की वजह से सबकी गिरी, इंडिया की भी गिरी, सब देशों की गिरी, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते थे आप, लॉकडाउन सबने लगाया, सबकी गिरी। लेकिन रशिया वाला जो है, रशिया यूक्रेन वाली जो वॉर है, इससे इसको भी सबको भी इससे परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ को कम हो रही है, कुछ को बहुत ज्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि देखिए रशिया के ऊपर जो निर्भर थे उनको तो हो ही रही है ना, उनको तो सब परेशानी हो ही रही है, वो तो उल्टा सीधा कर ही रहे हैं जैसा कर रहे हैं कहीं और से तेल वगैरह, नेचुरल गैस वगैरह, यूरोपीय देश की, यूरोप के जो दोस्त हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, है ना। लेकिन बाकी जो देश है ना, जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया जो रशिया से ले रहा है सस्ते दाम में ले रहा है, मतलब जितने में मिलना चाहिए था उतने में तो नहीं, लेकिन फिर भी जहां और जितना मिल रहा है उससे सस्ते में ले रहा है ना। तो इंडिया को भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ा। लेकिन जो और कंट्री है, यूरोप कंट्री की जो है, यूरोप की कंट्री हो गई, इनके पास पैसा बतेरा है तो वो थोड़े बहुत पैसा एक्स्ट्रा भी खर्च कर दे तो दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो कंट्री है जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और जो अफ्रीका की बहुत छोटी छोटी कंट्री है ना, उनके पास इतना पैसा है नहीं। आपकी लेटिन अमेरिका है, लेटिन अमेरिका मतलब जो साउथ अमेरिका है, लेटिन अमेरिका साउथ अमेरिका, उसकी वो भी वहां पे बहुत सारी कंट्री, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। एशिया की बहुत सारी कंट्री, उनके पास पैसा नहीं है ना। तो ये लोग क्या करें? क्योंकि देखिए यूरोप की कंट्री के पास पैसा है तो वो ले रही है, तो यूएसए को जरूरत नहीं है, उनके पास बतेरी नेचुरल गैस इनके यहाँ निकलती है, तेल जो है यहाँ निकलता है, क्रूड है, उससे बना सकते हैं, वो आराम से अपना काम चला रहे हैं, है ना। इंडिया जो है, इंडिया वहां से ले रहा है रशिया से, चाइना वो भी रशिया से ले रहा है। अब ये जो छोटे छोटे देश हैं इनको क्या परेशानी आ रही है? क्योंकि देखिए रशिया से ले नहीं पा रहे, क्यों नहीं ले पा रहे? सस्ते दामों में, एक तो रशिया सबको बेच भी नहीं रहा है ना, इंडिया जो अच्छे अच्छे उसके दोस्त है उन्हीं को बेच रहा है, लेकिन शायद ये बांग्लादेश वगैरह को बेच भी दे, पाकिस्तान को तो मना कर भी चुका है ना। लेकिन जो बांग्लादेश वगैरह, इन्होंने तो रशिया का कुछ नहीं किया। पाकिस्तान को क्यों मना किया है? क्योंकि पाकिस्तान जो है यूक्रेन जिससे इनकी लड़ाई चल रही है, रशिया को उसका हथियार भेज रहा है, नए नए गोले बारूद भेज रहा है अपने यहाँ से, किसके कहने पे? यूएसए के कहने पे भेज रहा है। इस वजह से पाकिस्तान को पहले तो बात हुई भी थी, अब उसको मना कर दिया, बिल्कुल नहीं मिल रहा उसको, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश, नेपाल, इन सबसे तो इसका रशिया का कोई खिलाफ शिकवा गिला है नहीं, मतलब कोई लड़ाई वड़ाई है नहीं, तो ये तो ले सकते हैं। लेकिन इसमें ये क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि आपका यूएसए ने सैंक्शन लगा रखे हैं। अगर यूएसए ने सैंक्शन लगा रखे रशिया पे कि कोई भी जो है तेल नहीं खरीदेगा, फिर बचा कुचा काम सोने पे सुहागा क्या हो गया कि जो आपकी G7 कंट्रीज है, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज और जो ये यूएसए वगैरह, इन्होंने क्या लगा दिया? ऑयल कैप लगा दिया, ऑयल प्राइसिंग कैप। अभी ऑयल कैप क्या है? ऑयल प्राइसिंग कैप क्या है? तो जो कीमत होती है, प्राइसिंग मतलब जो कीमत होती है, उसको प्राइस बोलते हैं ना, पूछते हैं भैया इसका प्राइस कैसे करके। तो जो कीमत है ऑयल की, तो जो ऑयल की कीमत कैसे नापी जाती है? पर बैरल नापी जाती है। जैसे मान लो डॉलर 70 पर बैरल, 60 पर बैरल, 100 पर बैरल, ऐसे नापी जाती है। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ऑयल कैप लगा दिया है। जो आपकी ये कंट्री है, यूएसए की कंट्री है और जो आपकी यूरोप वगैरह कंट्री है, इन्होंने प्राइस कैप कैसे लगाया है? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने खूब सैंक्शन लगाए, लेकिन जो है कंट्री रुक नहीं रही, इंडिया जैसी कंट्री रुक रही और बहुत सारी कंट्री रुक नहीं रही खरीदने से। तो इन्होंने क्या कहा, जब इनकी इसे बिल्कुल रोकने पे नहीं चली कि हम रोक तो बिल्कुल खत्म तो कर ही नहीं सकते, तो इन्होंने क्या आइडिया लगाया कि हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज कर सकते हैं, हम क्या है, रशिया का जो ऑयल जो भी रशिया से खरीद रहे हैं ना, उसके ऊपर एक कैप लगा देते हैं। मतलब कि एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि इस अमाउंट से ऊपर अगर रशिया तेल बेच रहा है तो आप उससे नहीं खरीदोगे, इससे कम में बेच रहा है तो खरीद लो। क्या, किस चीज के ऊपर इन्होंने वो लगाया है, जो कैप लगाया है? वो लगाया है $60 पर बैरल, $60 पर बैरल इसके ऊपर लगाया है इन्होंने, जो आपका कैप लगाया है। मतलब यही रुक गया है, इससे ऊपर नहीं, इससे महंगा नहीं बेच सकता रशिया, इससे कम बेच सकता है रशिया। तो रशिया जो है इंडिया को जो बेच रहा है वो भी इससे ऊपर बेच रहा है, तो और सब कंट्री को इतना कैसे बेच देगा? और सब कंट्री को, तो इसमें तो रशिया को बहुत ज्यादा नुकसान है। तो रशिया ने सीधे बोल दिया कि देखिए जिसको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, हमको कैप से कोई मतलब नहीं है। हम जो है 2-4 कंट्री को तो डिस्काउंटेड दे भी रहे हैं, बाकी सबको डिस्काउंटेड भी नहीं देंगे। लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंट्री चाइना और इंडिया, दुनिया की सबसे ज्यादा जो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, जो सबसे ज्यादा ऑयल खरीदती है, वो कौन सी है? इंडिया और दूसरी चाइना। ये रशिया से खरीद रही है ये जो आपकी गैस वगैरह है ना। पहले तो ये परेशानी हो गई, जो ऑयल कैप लग गया और रशिया, चाइना, इंडिया, वो आपके यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज जो है इनके सैंक्शन लगे हैं। दूसरी क्या परेशानी हो गई है? दूसरी हो गई है क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं और वो ऑयल कैप लग गया है, उससे क्या हो रहा है, ये जो बाकी कंट्री है ना, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, और यहाँ पे अफ्रीका में कई कंट्री हैं जो तेल बनाती हैं, जो जिनके यहाँ पे क्रूड ऑयल निकलता है, ये जो है उसको बहुत महंगा बेचने लगी है। क्योंकि जो पहले क्या था, जब रशिया से भी खरीद रहे थे, वहां से भी खरीद रहे थे, तो अपना रीजनेबल अमाउंट रखना पड़ता था, जिसमें सबको आराम से सबको मिल भी जाए, इनको भी फायदा हो और सबका भी काम हो जाए। लेकिन अब जब उनको पता चल गया है कि और कंट्रीज की मजबूरी है, वो रशिया से ले नहीं सकती, तो इन्होंने क्या किया, उसको प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। तो दूसरा क्यों प्राइस बढ़ा गया है? क्योंकि जो यूरोप की कंट्री पहले फायदा लेती थी, जो नेचुरल गैस वगैरह जैसे जर्मनी वगैरह, कहां से मंगाती थी? जो मंगाती थी रशिया से, अब वो मंगा रही है इनसे। जब वो कंट्री इनके पास शिफ्ट हो गई है, तो इनके और ज्यादा बायर, मतलब और ज्यादा खरीदने वाले लोग बढ़ गए, तो इन्होंने प्राइस जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। तो उस सबका जो नुकसान है, ये जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोप कंट्री है, तो झेल जाएंगी, लेकिन ये जो छोटी छोटी कंट्री है, ये कैसे झेलेंगी? तो ये जो दो परेशानी है, कोविड की वजह से तो सबको हुआ है, ये जो इकोनॉमी को नुकसान हुआ है, इन दोनों चीजों की वजह से
क्या हो रहा है, ये जो बांग्लादेश है बहुत ज्यादा परेशान है, मतलब बहुत ज्यादा इसकी प्रॉब्लम हो रही है। इसके जो डेफिसिट है, जो आपका डेफिसिट होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। डेफिसिट क्या होता है, जैसे मान लीजिए डेफिसिट किसको कहेंगे कि कोई चीज हम जो बेच रहे हैं है ना, और जो खरीद रहे हैं, इन दोनों के बीच में जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो हमको पैसे पेमेंट करनी होता है, ऐसे ना। अगर मान लो मैं किसी से बिस्किट लो 5 रुपए का, तो मुझे उसे 5 रुपए देने पड़ेंगे, है ना। लेकिन अगर मैं किसी को 5 रुपए का बिस्किट बेचूं तो मैं बिस्किट उसको दूंगा, वो मुझे 5 रुपए देगा, तो मैं 5 रुपए कमा रहा हूँ। मतलब जो चीज मैं बेच रहा हूँ उससे मैं कुछ कमा रहा हूँ, है ना, और जो चीज मैं खरीद रहा हूँ उसमें मैं कुछ दे रहा हूँ। तो ऐसा होता है, ये होते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट मतलब जब हम कुछ मंगाते हैं, मंगाएंगे, जब हम कुछ मंगाएंगे तो पैसे हमको देने पड़ेंगे, और एक्सपोर्ट मतलब जब हम कुछ बेचते हैं तो हमको पैसे मिलेंगे, है ना। तो जो इन दोनों के बीच का फर्क हो जाता है ना, उसको कहते हैं डेफिसिट, उसको कहते हैं डेफिसिट। क्या कैसे, जैसे मान लो आप बेच तो रहे हो 60 रुपए का, सॉरी बेच तो रहे हो आप 60 रुपए का, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन खरीद रहे हो आप 40 रुपए का, तो इनके बीच में कितना फर्क है, 20 रुपए का फर्क है। तो ये 20 रुपए, 20 रुपए का आपको फायदा हो रहा है ना। लेकिन यहीं पर उल्टा होता, क्या बेच तो रहे हो 40 रुपए का, लेकिन खरीद रहे हो आप 60 रुपए का, तो क्या है, 20 रुपए आपका माइनस में जा रहा है, मतलब नेगेटिव हो रहा है, मतलब आपको नुकसान हो रहा है। ये जो है जब नुकसान होता है ना, जो इन दोनों के बीच में नुकसान वाला गैप होता है, उसको डेफिसिट कहते हैं, है ना, उसको डेफिसिट कहते हैं। तो जो आपका बांग्लादेश, इसका डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ा है। क्यों, क्योंकि बांग्लादेश आपको सबसे ज्यादा पैसा जो ह्यूज अमाउंट कमाता था, जिसकी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा था, वो क्या चीज थी, वो चीज थी जो इनकी गारमेंट इंडस्ट्री है। अब गारमेंट इंडस्ट्री, कपड़े वगैरह बनाने वाली जो इंडस्ट्री होती है, जो आपको बांग्लादेश में बहुत ऊपर चला गया है, इंडिया से वो काफी ऊपर चला गया है। कपड़े वपड़े बनाने की जो आपकी फैक्ट्री वगैरह होती है, वो सामान बनता है, कपड़े जो बनते हैं उसके लिए। तो अब क्या हो रहा है, कपड़े बनाने हैं तो एनर्जी चाहिएगी ना, कपड़े मशीन वगैरह चलेंगी, लाइटिंग भी चाहिए, बाकी सब चीज भी चाहिए, उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी का मतलब नेचुरल गैस, पेट्रोल वगैरह सब कुछ चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आपने बाई चांस बना भी लिया, बिजली कहीं और से लेके आपने बना भी लिया, इंडिया वगैरह से लेके, लेकिन इंडिया तो खुद जो ऑयल वगैरह वो बाहर से मंगा रहा है ना, तो इंडिया से आप ऑयल ले नहीं सकते। ऑयल किस लिए चाहिए, पेट्रोल बनाने के लिए, डीजल बनाने के लिए, नेचुरल गैस बनाने के लिए। क्योंकि अगर आपने सामान बना भी लिया तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, मतलब जहां फैक्ट्री है वहां से पोर्ट तक पहुंचाने के लिए, जब वो किसी बंदरगाह तक, किसी पोर्ट तक पहुंचेगी, बंदरगाह हिंदी में कहते हैं, पोर्ट में उसको इंग्लिश में उसको पोर्ट कह देते हैं, तो बंदरगाह होता है। तो बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए उसको जो चीज लेके जाएगी उसमें भी तो कुछ ना कुछ डलेगा, पेट्रोल डीजल वगैरह। वो जो डीजल पेट्रोल है वो कहां से आएगा, है ना, इंडिया से आप ले नहीं सकते, इंडिया तो खुद बाहर से मंगाता है। तो क्या है कि ये जब इस सब चीज की कमी चल रही है, और अगर कहीं मिल भी रहा है तो बहुत महंगा मिल रहा है, तो जो इनकी ये गारमेंट मार्केट है ये बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है। जो गारमेंट मार्केट है ये बहुत ज्यादा परेशानी झेल रही है। इसकी वजह से जो है इनको बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। जो इनका सबसे स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट है, जो इनका सबसे स्ट्रॉन्ग जहां से पैसे कमाते हैं, आपकी गारमेंट मार्केट यहाँ से ठीक से काम नहीं कर पा रहे, इस वजह से इनको पैसे की जरूरत पड़ रही है, और इसी वजह से इनको आईएमएफ ने लोन दिया है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आज की लास्ट न्यूज देखते हैं। ईरान वॉर्न पाकिस्तान ऑफ 18 बिलियन पेनल्टी, $18 बिलियन यूएस डॉलर की बात हो रही है। तो ईरान ने क्या बोला है कि पाकिस्तान के ऊपर ये $18 बिलियन की पेनल्टी लगा देंगे, मतलब जुर्माना लगाएंगे। ये क्यों बोला है, देखिए क्या है कि 90s के दौरान, है ना, 1990s के दौरान, है ना, मतलब 90s के एंड में, 90s के एंड में मतलब ये 95 के आसपास, 95 के बाद, और 2000 के स्टार्टिंग में, मतलब ये 10 साल का मान लीजिए, 1995 से लेके और 2005 तक के बीच में, बहुत सारी जो आपका ये है पाकिस्तान है, इसमें बहुत ज्यादा नेचुरल गैस की कमी देखी गई। क्योंकि पाकिस्तान में पहले नेचुरल गैस निकलती थी, लेकिन वो इन्होंने सारी यूज कर ली है। अब नेचुरल गैस की जरूरत है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब यहाँ पे इनके यहाँ बहुत ज्यादा कमी हो रही थी, तो ईरान जो है इसमें तो बहुत सारी अमाउंट होती है, पाकिस्तान में थोड़ी अमाउंट में थी, वो इन्होंने सारी यूज कर ली। अब भी थोड़ी थोड़ी मिलती रहती है कहीं ना कहीं, लेकिन इतनी नहीं मिलती कि पूरा जो देश है जितने भी लोग हैं सबका काम हो जाए। तो इन्होंने क्या किया, जो ईरान है इसके साथ एक डील साइन करी इन्होंने। क्या डील साइन करी कि हम लोग पाइपलाइन बिछा देंगे एक, क्योंकि दोनों पड़ोसी कंट्री है, ईरान जो है पाकिस्तान है आपको, दोनों पड़ोसी कंट्री है। जैसे अगर मैं यहाँ बताने लगूं, मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ठीक है, अगर आपने नोट कर लिया तो वेल एंड गुड, अगर नोट नहीं किया तो थोड़ा सा बैक करके कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है बैक करने का, ठीक है। तो अगर मैं मैप में बताऊं आपको, तो ये तो आपका इंडिया हो गया, ये आपका पाकिस्तान हो गया, है ना, ये पाकिस्तान हो गया, आपका ईरान यहाँ पे हो गया है ना, यहाँ पे ईरान हो गया, ये आपका ऊपर अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान AF, पाकिस्तान, ईरान, ठीक है। और यहाँ एक और कंट्री बता देता हूँ मैं, ये हो गया आपका तुर्कमेनिस्तान, ये हो गया आपका तुर्कमेनिस्तान, क्योंकि इसकी भी अभी जरूरत पड़ेगी। तो ईरान ने और पाकिस्तान ने ईरान के साथ एक डील साइन करी, अब क्या करो, हमारे यहाँ पाइपलाइन बिछा दो, मतलब पाइप जो बिछा देते हैं, पूरी पाइपलाइन बिछा दो। इससे क्या होता है, पाइपलाइन से क्या फायदा होता है कि एक बार पाइपलाइन जो बिछ गई उसी की एक बार इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है यहाँ से, जैसे यहाँ पे कोई ईरान की फैक्ट्री है जो नेचुरल गैस या कोई तेल वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह प्रोडक्ट बनाती है ना, उसने एक पाइपलाइन बिछा दी ऐसे पाकिस्तान के लिए, यहाँ पे इनकी फैक्ट्री है, वहां तक पहुंचा दी, यहाँ तक इनकी रिफाइनरी है।
फिर एक बार बिछने के बाद एक बार इन्वेस्टमेंट हो गई, इसके बाद क्या होगा, जब पाकिस्तान को जरूरत पड़ेगी ईरान को फोन करेगा, ईरान की हमको इतना इतना गैस चाहिए, तुम अपने यहाँ से खोल दो, तो यहाँ से टंकी खोल दी जाएगी और सारा यहाँ तक पहुंच जाएगा जितना भी पहुंचना है। ठीक है, तो एक बार इन्वेस्टमेंट हुई और बार बार जो है चीजें है जाती रहेगी पाकिस्तान को, है ना। जो जितनी वो मंगाएगा उसके पैसे वो देने पड़ेंगे, या तो फिर जो ये पाइपलाइन इसका रिनोवेशन वगैरह इसको सही करना होगा, जैसे कहीं से टूट जाती है, कुछ भी रिपेयरिंग वर्क करना होगा उसके पैसे देने पड़ेंगे, बाकी और चीजों के नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन अगर यही चीज पाकिस्तान जो है इसको शिप्स वगैरह से लानी पड़े तो उसके बहुत पैसे, पहले शिप जो है उसको खरीदो, उसमें जो पेट्रोल वगैरह जो भी इसमें एनर्जी डलती है जिससे वो चलता है वो उसको दो, जो उसके थ्रू होते हैं उनके पैसे दो, शिप के पैसे दो, फिर जो गैस खरीद रहे हैं उसके पैसे दो, ट्रांसपोर्टेशन के पैसे दो, सब चीज के पैसे देने पड़ते हैं, वो बहुत महंगा पड़ता है। ये जो है एक बार की इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बाद तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होती है और आपको पैसे जो सारा सामान है वो बड़े आराम से घर बैठे बैठे मिलता रहता है, आपको जो अपना शिप स्पेशली नहीं भेजना पड़ता। तो ये जो थी आपकी पाइपलाइन, इसका क्या नाम था, आईपी पाइपलाइन। आईपी मतलब आईपी नेचुरल गैस की पाइपलाइन, आईपी नेचुरल गैस पाइपलाइन। आईपी मतलब आई फॉर ईरान और पी फॉर पाकिस्तान। तो ये जो पाइपलाइन है इसको बिछाने की बात हुई, है ना, दोनों के बीच में डील साइन हो गई, सब बढ़िया। तो जो पाकिस्तान, ये जो आपकी ईरान के हिस्से की है ना, ये जो ईरान के हिस्से की जो पाइपलाइन है, ये तो ईरान ने बना के तैयार कर ली, लेकिन पाकिस्तान ने जो अपने हिस्से की पाइपलाइन है इसको बहुत सालों से लटकाया हुआ है ना, ये बनी नहीं पूरी, क्योंकि मान लीजिए ईरान की तो बन गई, अब ईरान छोड़ देगा तो पाकिस्तान में सब नीचे जाके नहीं गिर जाएगी, सब वेस्ट हो जाएगी, जो भी गैस वगैरह छोड़ेगा, या कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट कोई भी छोड़ेगा तो आपका पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह जो भी छोड़ेगा, ऑयल वगैरह जो भी छोड़ेगा ईरान, वो सब पाकिस्तान तक पहुंचेगा नहीं। जब पाकिस्तान ने अपनी कंप्लीट क्यों नहीं की, आपके जो आपका यूएसए है उसके प्रेशर की वजह से, यूएसए जो है वो ईरान को पसंद नहीं करता, इसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा रहे हुए हैं, तो यूएसए जो है वो क्या चाहता है, पाकिस्तान जो है इनके साथ कोई डील ना करे, कुछ भी ना करे, तो इस वजह से इन्होंने ये जो है ये पूरी अभी तक बनाई नहीं है, पहले इस वजह से नहीं बनाई, अब इनके पास पैसा नहीं है, और यूएसए का प्रेशर तो अब भी, और अब तो पैसा भी नहीं है, कैसे बनाए, तो इस वजह से ये जो, क्योंकि पाकिस्तान ये जो है ईरान इसने तो बना ली, अब जब इसने बना ली तो ये जो है इसके तो पैसे खर्च हो गए जो भी होने थे, तो अब इसको नुकसान जो हो रहा है, क्योंकि पैसे खर्च हो गए, बन गई एक बार, अब इसका बार बार इसको साफ सही भी करवाना पड़ता होगा, कोई परेशानी तो नहीं आ गई, यूज में नहीं है तो और जल्दी परेशानी आती है, तो इसको तो सब खर्चा करना पड़ रहा है ईरान को, और जो इतनी बेहतरीन इसको डील मिल रही थी घर बैठे बैठे पाकिस्तान तक पहुंचा रही थी, इतना बड़ा जो पाकिस्तान में खुद है नहीं, तो इतना बड़ा जो है वो इंपोर्टर हो जाएगा। और इस डील में एक और बात थी, क्या ये भी बात हो चुकी थी ईरान की पाकिस्तान और इंडिया से, कि जब ये यहां तक पाकिस्तान तक पहुंच जाएगी ना, तो उसको ऐसे इंडिया तक भी पहुंचा दिया जाएगा, दिल्ली तक, या तो ऐसे या फिर ऐसे, कैसे भी पाकिस्तान में पूरे में जाके फिर इंडिया में आए, या फिर सीधे इंडिया में आए, कैसे भी बस इंडिया तक पहुंच जाएगी। और फिर इसका नाम क्या रख दिया जाएगा, आईपीआई। आईपीआई मतलब ईरान पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन, ऐसे करके इसका नाम रख दिया जाएगा, और पूरी पाइपलाइन आगे बढ़ाई जाएगी। इससे क्या होगा कि इंडिया जो है इतना बड़ा बायर, मैंने आपको बताया सबसे बड़ा दुनिया में बायर इंडिया और चाइना है, तो उनमें से एक बायर इंडिया, पाकिस्तान भी काफी खरीदता है बाहर से नेचुरल गैस, पेट्रोल वगैरह, ये सब जो है ये दोनों इतनी बड़ी बड़ी कंट्री यहाँ पे मिल जाएंगी ईरान को, तो ईरान की तो चांदी हो जाएगी। लेकिन अब ये डील पाकिस्तान की वजह से आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि जब तक पाकिस्तान में नहीं पहुंचेगी इंडिया में कैसे पहुंचेगी, या तो फिर इनको डायरेक्ट पहुंचानी पड़ेगी यहाँ समुद्र के थ्रू। अब समुद्र के थ्रू बनाने में परेशानी भी होती है, और बताऊंगा समुद्र के थ्रू क्या बात है, लेकिन जो ये आधी बन चुकी है इसको भी तो, उसका भी तो कुछ हो, वरना तो वेस्ट है। और जो आपका पानी में होती है ना, जमीन के मुकाबले पानी में अगर बनानी है तो आपको 3 से 4 गुना ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और पूरी पाइपलाइन दोबारा से बनानी पड़ेगी। ये जो आधी बन चुकी है पूरी बन गई है, मतलब ईरान में तो पूरी बन गई, पाकिस्तान में जो नहीं बनी है, ये जो है इसके ऊपर कुछ काम नहीं होगा, ये बेकार हो जाएगी। तो इस वजह से ये जो नुकसान झेलना पड़ रहा है ईरान को, इसकी वजह से ये बोल चुका है कि हम पाकिस्तान के ऊपर जो है जुर्माना लगाएंगे। इस वजह से ये जो जुर्माना इस वजह से लगाया जा रहा है कि हम जो है इंटरनेशनल जो कोर्ट होती है उनमें जाएंगे, वहां से पैसे लेंगे। अब पाकिस्तान के पास पैसे तो है नहीं, देगा कैसे, है ना, तो इनके पास क्या चॉइस हो जाएगी कि ये 18 बिलियन तो किसी भी कीमत से पाकिस्तान से निकाल ही नहीं सकते, इनके पास है ही नहीं। फॉरेन एक्सचेंज जो आपका रिजर्व होते हैं उसमें 8-10 भी नहीं, 7-8 के आसपास पड़े होंगे बिलियन डॉलर, वो पूर्व को पाकिस्तान देने से वरना डूब जाएगा। तो क्या करेगा, जो पाकिस्तान के देश के बाहर और सारी जो चीजें हैं, जमीन जायदाद जो भी घर वर होंगे या कुछ भी होंगे, उनको बेच को कमा लेगा। तो कम से कम जो 2-4 बिलियन तो कमाएगा, 2 से 4 बिलियन तो डॉलर बिलियन तो कमाएगा। इतना जो है पाकिस्तान जो आपका इतना ही जो है ईरान का लगा होगा ये पूरी पाइपलाइन बनाने में, तो कम से कम इसका तो खर्चा ईरान निकाल ही लेगा। इस वजह से ईरान ही बोल रहा है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये वाली पाइपलाइन की इंडिया तक नहीं पहुंच पा रही। एक और पाइपलाइन है जिसके ऊपर बात हुई थी, जिसका नाम है टापी, TAPI। ये क्या है, T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान, और फिर I फॉर इंडिया। ये जो पाइपलाइन आ रही है ना, ये जो TAPI टापी आ रही है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये जो है इस पाइपलाइन के बारे में बहुत बात चली थी। लेकिन इसमें जो है पाकिस्तान के अंदर तो वही परेशानी है जो पहले से थी,
बीच में अफगानिस्तान और आ गया, तो इस वजह से भी इंडिया के पास ये नहीं पहुंच पा रही। तो इंडिया के पास आसपास इतनी सारी नेचुरल गैस होने के बावजूद भी इंडिया इन सबका फायदा नहीं उठा पा रहा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इतना हॉस्टाइल जो इंडिया का जो है पड़ोसी है, इस वजह से नहीं उठा पा रहा इंडिया। तो इस वजह से इंडिया को जो है अपने जहाज वगैरह भेज के मंगानी पड़ती है, उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है इंडिया को, बहुत सारे पैसे एक्स्ट्रा आते हैं। हालांकि जो ईरान है, ईरान और यहाँ पे एक देश है आपका ओमान, ये दोनों देश मिलकर यहाँ पे इंडिया में पाइपलाइन बनाने की बात चल रही है इंडिया और इनकी, जो आपकी कहां से निकलेगी, जो आपकी ये ईरान अपनी तरफ से निकालेगा, ओमान अपनी तरफ से, और फिर पानी में जाके मिल जाएंगी और फिर एक पाइप के थ्रू ये सारी इंडिया में जाया करेगी, है ना। इस वाली पाइपलाइन के ऊपर बात चल रही है, लेकिन ये अंडरग्राउंड होगी तो उसमें पैसा बहुत खर्च होगा, और अभी इसके ऊपर बात ही चल रही है, पता नहीं कब तक बन के निपटेगी। लेकिन जो सीधी बन सकती थी उसके ऊपर काम नहीं हो पा रहा पाकिस्तान की वजह से, या फिर ऊपर वाली अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों की वजह से। तो ये इंडिया को कुछ नुकसान है, इसके जो नुकसान पड़ रहे हैं, और ये जुर्माना क्यों लगाया गया ये भी मैंने आपको बता दिया। तो गाइस आज के लिए इतना ही, पूरा बोर्ड देख लीजिए एक बार, आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। तो आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सारा कुछ आपको जो या तो आप कल सुबह का 2 फरवरी का जो सुबह का 8 बजे का करंट अपडेट होगा, या फिर कल शाम का जो 8 बजे का शाम को 8 बजे का करंट अपडेट होगा, उसमें मैं आपको समझा दूंगा सारा कुछ जो आपकी समझ में नहीं आएगा। बाकी उसके बाद फिर वीडियो शुरू करूंगा। तो बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, आशा मैं करता हूँ सबको आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, सब्सक्राइब करिए इसको, उसकी वीडियो है उसको शेयर करिए, हमारी जो वीडियो है उनको लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक उन्हें पहुंचाइए, ताकि हमारी वीडियो जो है सब तक पहुंच पाए, हमको इसको फायदा हो और यूट्यूब को भी पता चले कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं, इसलिए शेयर और लाइक कर रहे हैं, तो वो भी जो है अपनी तरफ से पब्लिश करता है ना। तो इस वजह से हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, इसलिए हमको सपोर्ट करिए, हमारे जो चैनल ज्यादा से ज्यादा लोग उसको सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल थोड़ा बड़ा हो पाए और हम भी जो है और अच्छे से मेहनत कर पाए। अभी भी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी तरफ से मोटिवेशन मिलता है तो मोटिवेशन के बाद मेहनत एक अलग तरीके से आती है, ठीक है। तो वो जो मेहनत आपको हम करना चाहते हैं उसके लिए, और हम और ज्यादा टीचर भी अपनी तरफ ला पाए और नए नए सब्जेक्ट शुरू कर सके, उसके लिए हमको सपोर्ट करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल सुबह 8 बजे करंट अपडेट्स की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।